तो हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। ये कहता है कि अगर कोई भी पार्टिकल है जिसका मोमेंटम p है वो कैसे बिहेव करेगा, वो बिहेव करेगा एज ए ग्रुप ऑफ वेव्स नोन एज मैटर वेव्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि कोई भी जो मूविंग पार्टिकल है वो बिहेव करेगा वेव्स की तरह। ठीक है, पार्टिकल और वेव दोनों नेचर होएगा उसके पास। तो ये आता कहाँ से है, देखो हमें पता है जो क्वांटम थ्योरी है प्लैंक ने दी है वो क्या कहता है, वो कहता है एनर्जी जो उसने फोटोन के लिए दी थी वो क्या थी, एच न्यू। ठीक है, कि एनर्जी जो फोटोन की है वो क्वांटाइज्ड होएगी और वो उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगी। उसके बाद हमारे पास है मास एनर्जी रिलेशन। ठीक है, ये मास एनर्जी रिलेशन जो है ये क्या कहता है, ये कहता है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हुआ, अब यहां पर डी ब्रोगली भाई साहब आए। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा देखो पार्टिकल नेचर भी एग्जिस्ट करता है, वेव नेचर भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कोई भी पार्टिकल है उसका एक वेव नेचर ज़रूर होगा। और उसने कहा कि जो ये दोनों एनर्जी है उनको इक्वेट किया, उसने क्या किया, इसको इक्वेट किया। अब एच न्यू को हम क्या लिख सकते हैं, न्यू को जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको सी बाई लेमडा लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गया, एच सी बाई लेमडा। तो उसने क्या इक्वेट किया, एच सी बाई लेमडा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर सी से सी कैंसिल हो गया और ये लेमडा हमारा ये क्या बन गया, ये बन गया एच अपॉन एम सी। ठीक है, अब ये एम सी, सी क्या है स्पीड, एम क्या है मास, तो मास इंटू स्पीड ये क्या होता है मोमेंटम। तो ये बन गया एच अपॉन पी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आया कि कोई भी पार्टिकल है जिसका मोमेंटम पी है वहाँ से हम उसकी वेवलेंथ, ठीक है, उसके साथ जो एसोसिएटेड वेव है उसकी वेवलेंथ निकाल सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए। ठीक है, एक्सटेंड कैसे करेंगे, देखो अब हमने देख लिया कि जो हमारा लैम्डा है वो क्या है, एच अपॉन पी। ठीक है, अब इस एच अपॉन पी को क्या लिख सकते हैं, पी को क्या लिख सकते हैं एनर्जी, काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी की टर्म में। देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पी स्क्वेयर अपॉन टू एम। तो पी क्या होता है, अंडर रूट टू एम ई के। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में अंडर रूट टू एम एनर्जी काइनेटिक। ठीक है, अब अगर कोई हमारे पास चार्ज्ड पार्टिकल है, उस चार्ज पार्टिकल को हमने किसी पोटेंशियल के अंदर एक्सेलरेट करवा दिया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी देते हैं हम चार्ज इंटू वो पोटेंशियल क्यू वी। ठीक है, तो यहाँ से हम एक और चीज़ लिख सकते हैं, एच अपॉन अंडर रूट टू एम, क्यू उसका चार्ज है और वी वहाँ पर पोटेंशियल है। ठीक है, इसको मैंने वी नोट लिख दिया। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा पोटेंशियल रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है जिसका हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे। अब देखो, अब यहाँ पर जो ये क्वांटम थ्योरी में एच आ रहा है, ठीक है, इस एच को हम कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। और ये जो एच है इसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, ये क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये हमारी वेव पार्टिकल ड्युअलिटी थी। अब देखो, अब इस पर क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल है हमारे पास कि हमें वेवलेंथ निकालनी है ऑफ ए बॉल जिसका मास है 300 ग्राम। ठीक है, और वो वेलोसिटी से मूव कर रहा है 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो, अब हमारी वेवलेंथ क्या होती है, एच अपॉन पी। ठीक है, तो ये क्या होता है, एच अपॉन मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं, एम वी, मास इंटू वेलोसिटी। अब एच की वैल्यू क्या है, 6.6 इंटू 10⁻34। मास कितना है इसका, 300 ग्राम। हमें मास किस में लिखना है, केजी में, तो ये कितना हो गया 0.3 केजी। इंटू में क्या है 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड में हमें लिखना है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा 6.6 अपॉन 9। ठीक है, 6.6 अपॉन 9 इंटू 10⁻34 मीटर। ठीक है, तो इसको अगर थोड़ा और सॉल्व करें तो ये बन जाएगा, 3 से करें तो 2.2 अपॉन 3, तो ये कुछ आ जाएगा 0.73 के लगभग, 0.73 इंटू 10⁻34 मीटर। ये क्या आ गई, इससे एसोसिएटेड वेवलेंथ आ गई। ठीक है, इसको आप पॉज करके नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं, कुछ और एग्जाम्पल कर लेते हैं अभी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि हमारे पास एक प्रोटॉन है और एक हमारे पास अल्फा पार्टिकल है। ठीक है,
अब अल्फा पार्टिकल हमें पता है क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम न्यूक्लियस जिसके अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब उसने कहा है कि जो प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल है हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब अगर सेम काइनेटिक एनर्जी है तो उनके रेशियो ऑफ वेवलेंथ बता दो, उनकी रेशियो ऑफ वेवलेंथ पूछिए हमसे, ठीक है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो आप पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हो, फिर आंसर मैच कर लेना, ठीक है। अब हमारे पास जो वेवलेंथ है वो हमें पता है अंडर रूट एम काइनेटिक एनर्जी इसके प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, बाकी तो कांस्टेंट होता है इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, लैम्डा ऑफ प्रोटॉन अपॉन लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, और यहाँ पर क्या आ गया, अंडर रूट मास ऑफ प्रोटॉन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अब हमें दिया हुआ है कि इनकी काइनेटिक एनर्जी तो क्या है, सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी तो हो गई कैंसिल, तो बचा क्या, अंडर रूट ऑफ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। अब हमें पता है कि अल्फा पार्टिकल का मास क्या होता है, 4 टाइम्स होता है प्रोटॉन के, तो ये क्या आ गया, अंडर रूट 4/1, ठीक है, ये क्या आ गया 2, तो हमारा इसका रेशियो का आंसर है 2, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे। अब इसको नोट कर लो, फिर एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखो, अब इसने कहा है कि प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल, ठीक है, इनको हमने क्या है, एक्सेलरेट करवाया है इन सेम पोटेंशियल, ठीक है, एक्सेलरेट या मूविंग इन सेम पोटेंशियल लिख सकते हो, मूविंग इन सेम पोटेंशियल। अब सेम पोटेंशियल में मूव कर रहे हैं तो फाइंड रेशियो ऑफ लेमडा लिखा है, फाइंड रेशियो ऑफ लेमडा, उनकी वेवलेंथ का हमें क्या है, रेशियो फाइंड करना है। तो देखो कैसे करेंगे, अब हमें पता है जो ये लेमडा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/√QV, ठीक है। Q यहाँ पर क्या है, चार्ज, V क्या है, पोटेंशियल, बाकी सब तो कांस्टेंट था, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा, लैम्डा ऑफ प्रोटॉन अपॉन लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये क्या हुआ, ये हुआ Q ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू V ऑफ अल्फा पार्टिकल, और ये अंडर रूट ऑफ Q ऑफ प्रोटॉन V ऑफ प्रोटॉन। अब हमें पता है कि वो सेम पोटेंशियल में मूव कर रहे हैं, तो पोटेंशियल तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास, अंडर रूट चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल और चार्ज ऑफ प्रोटॉन। अब हमें पता है अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या होता है, वो होता है +2 और प्रोटॉन का +1, ठीक है। अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होते हैं, तो चार्ज कितना हो गया अल्फा पार्टिकल का, डबल, तो ये क्या आ गया, अंडर रूट 2/1। तो इनका जो रेशियो है लैम्डा पी अपॉन लैम्डा अल्फा वो क्या आ गया, वो आ गया अंडर रूट 2, ठीक है। ये हमारा हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं, आप इसको नोट कर लो पॉज करके। देखो एक और हम एग्जांपल करते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, एक एटम था ए, ठीक है, उसने क्या किया, एक फोटोन रिलीज किया, ठीक है, एक फोटोन रिलीज किया जिसकी लैम्डा थी 1500 नैनोमीटर, 1500 नैनोमीटर, ठीक है। तो जब इसने ये फोटोन रिलीज किया तो इसको कुछ रिकॉइल मोमेंटम, ठीक है, अब फोटोन रिलीज करेगा तो इसके पीछे कुछ फोर्स लगेगा, ठीक है, उसका जो रिकॉइल मोमेंटम था वो P ऑफ ए था, ठीक है। इसी तरह एक एटम था बी, उसने भी एक फोटोन रिलीज किया जिसकी वेवलेंथ थी 500 नैनोमीटर, ठीक है, इस पर रिकॉइल मोमेंटम लगा PB, ठीक है। अब इसने पूछा है फाइंड PA अपॉन PB, मतलब इन रिकॉइल मोमेंटम का रेशियो बता दो, ठीक है, इन रिकॉइल मोमेंटम का रेशियो कैसे लिखेंगे ये बता दो। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब हमें पता है जो P होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ, क्यों, लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन P होता है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के, H तो कांस्टेंट हो गया, ठीक है,
यहाँ से। इसका मतलब हमारा हो गया पी ऑफ ए अपॉन पी ऑफ बी इज इक्वल टू, अब ये देखो ये लेमडा ए था, ये लेमडा बी था, तो ये क्या हो गया लेमडा बी अपॉन लेमडा ऑफ ए। ठीक है, अब लेमडा ऑफ बी कितना है, ये है 500 नैनोमीटर, और लेमडा ऑफ ए कितना है, ये है 1500 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1:3, इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको क्वेश्चन और चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक होएगा, उस लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको और भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर जाने से पहले एक और चीज़ देख लो। अभी ये जो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर होता है ये कब कब डोमिनेट करेगा। ठीक है, इसका क्या सिस्टम होता है, तो सबसे पहले देखो क्या होता है कि जो हमारा मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है, मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड मतलब जहाँ पे हम, जैसे मैं हो गया, आप हो गया, हमारे सामान हो गया, बॉल टेबल चेयर, ये सब चीज़ें, तो इनकी खास बात क्या होती है, इनका मास बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब मास बहुत ज़्यादा है तो मतलब ऑब्वियसली मोमेंटम बहुत ज़्यादा है इनका। ठीक है, इन चीज़ों का मास बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो जिन चीज़ों का मास बहुत ज़्यादा होता है उनका लैम्डा क्या होगा, बहुत ज़्यादा कम होएगा। ठीक है, तो बात क्या होती है कि अब इनका लैम्डा इतना ज़्यादा कम होता है कि जो इनका साइज़ होता है वो क्या होता है, वेरी 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 ग्रेटर देन लैम्डा हो जाता है। ठीक है, अब साइज वेरी 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 ग्रेटर देन लैम्डा हो गया तो इनका क्या होता है, पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर डोमिनेट करता है। ठीक है, इनका क्या करता है, पार्टिकल नेचर डोमिनेट करता है। तभी तो आप जैसे चल रहे हो तो आपकी कोई वेव तो आपको अफेक्ट करती नहीं है, वो इसीलिए नहीं करती क्योंकि हमारा साइज बहुत ज़्यादा है वेवलेंथ के कंपैरिजन में। ठीक है, अब जैसे मान लो कि हमारा ये एटॉमिक लेवल है। ठीक है, एटॉमिक लेवल नहीं, ये सॉरी हमारा ये हो गया ऐसे। अब इसकी वेवलेंथ कितनी होती है, इतनी, इसकी दिखती भी नहीं है। अब ये वेवलेंथ इस पार्टिकल को कैसे अफेक्ट कर देगी, ये जो वेवलेंथ है ये इतनी कम है कि ये पार्टिकल है, हमारे जो रियल लाइफ के पार्टिकल है उनकी वेवलेंथ इतनी छोटी है कि एक दूसरे पार्टिकल्स पर अफेक्ट डाल ही नहीं पाती। ठीक है, तो हमारा जो वेव नेचर है वो इफेक्टिव होता ही नहीं है, सिर्फ पार्टिकल नेचर इफेक्टिव हो जाता है। इसका जो साइज़ है वो इस वेवलेंथ से इतना ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इस वेवलेंथ से। लेकिन जो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड होता है, ठीक है, अब माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में हमें पता है उनका मास बहुत कम होता है। मास बहुत कम होता है तो उनका लैम्डा जो वेवलेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो कितनी ज़्यादा हो जाती है वेवलेंथ कि उनके जो साइज ऑफ पार्टिकल होता है उसके अराउंड उनकी वेवलेंथ हो जाती है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या करता है, वेव नेचर डोमिनेट करता है, नेचर डोमिनेट। ठीक है, अब ये वेव नेचर डोमिनेट करता कैसे है इसको समझो। मान लो यहाँ पर एक ऐसे एटम था। ठीक है, अब यहाँ पर एक वेवलेंथ है। ठीक है, किसी की ये वेवलेंथ है। अब ये जो वेवलेंथ है ये इसके साइज के क्या है, ऑलमोस्ट सेम साइज की है। ठीक है, तो ये वेवलेंथ, ये जो वेव है ये क्या कर सकती है, ये इसका बॉन्ड ब्रेक कर सकती है। ठीक है, इस पार्टिकल की स्टेट चेंज कर सकती है, इसको एनर्जी दे सकती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो वेव है इन पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करती है, और जो इंटरेक्ट करती है तो इंटरेक्शन के बाद हमें उसके रिजल्ट्स भी दिखते हैं जो उसमें चेंजेस आते हैं उसके। ठीक है, अब इंटरेक्शन से क्या हो जाता है, पार्टिकल में चेंजेस आने लग जाते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि जो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड होता है वहाँ पर हमारा वेव नेचर क्या आ जाता है, डोमिनेटिंग आ जाता है। डोमिनेटिंग क्यों हो जाता है, क्योंकि ये जो वेवलेंथ है ये पार्टिकल्स के साइज के इक्वल हो जाती है, जिसकी वजह से वो क्या करती है, इंट्रैक्शंस करती है, जहाँ जिसकी वजह से चेंजेस देखने को मिलते हैं हमें। तो ये आसान भाषा में फंडा होता है क्वांटम मैकेनिक्स का, यही हमारा क्वांटम वर्ल्ड है और यही क्वांटम मैकेनिक्स है एक तरह से। ठीक है, तो अब देखो, अब हमारा एक टॉपिक आता है, नहीं इसी में कंटिन्यू करते हैं ना, फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है, ये देखो क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फेज वेलोसिटी की। फेज वेलोसिटी ये क्या होती है। अब बात क्या है, अब जो डी ब्रोगली था उसने कहा था कि मान लो एक पार्टिकल है ये। ठीक है, कोई एक पार्टिकल है, डी ब्रोगली ने कहा था एक वेव होएगी जो उससे ऐसे एसोसिएटेड होएगी। ठीक है, इस पार्टिकल को इस वेव के रूप में हम देख सकते हैं। ठीक है, मतलब एक सिंगल वेव होएगी। ठीक है, सिंगल वेव
वेव एसोसिएटेड विद पार्टिकल, एसोसिएटेड विद पार्टिकल। तो यहां पर उसने जो वेलोसिटी, ठीक है, अब एक पार्टिकल है, पार्टिकल की वेलोसिटी मान लो क्या है v, ठीक है, और ये जो वेव है इसकी वेलोसिटी लिख दी हमने vp, फेज वेलोसिटी से। तो हमने जो इस फेज वेलोसिटी की कैलकुलेशन की तो वो फेज वेलोसिटी की वैल्यू आई ओमेगा अपॉन के, ठीक है। अब देखो ओमेगा अपॉन के क्या चीज़ होती है, तो हम कोई भी वेव की इक्वेशन लिखते हैं ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। अब ये कोई भी वेव की इक्वेशन है, ए क्या होता है उसका एम्पलीट्यूड, के क्या होता है वेव वेक्टर, एक्स क्या है डायरेक्शन ऑफ मोशन, ओमेगा क्या है उसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो ये चीज़ें वेव को डिफाइन करती है। तो यहाँ से जो वेव की वेलोसिटी हम देते हैं वो देते हैं ओमेगा अपॉन के से। ये किसी रैंडम वेव के मैंने जनरल इक्वेशन लिखी है वेव की, वहाँ से बताया है, हमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब उसने ये फेज वेलोसिटी दे दी, लेकिन दिक्कत क्या हुई कि हमने जब कैलकुलेशंस की तो हमें पता लगा कि जो फेज वेलोसिटी की वैल्यू है वो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल से ज़्यादा आ गई, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी वेव तो आगे निकल गई, पार्टिकल पीछे रह गया, ठीक है। पार्टिकल रिमेन बिहाइंड वेव, ठीक है। अब इसको थोड़ी अच्छी इंग्लिश में आप लिख सकते हो तो लिख लेना, आसान भाषा में ये कि वेव तो आगे चली जाती है, पार्टिकल पीछे रह जाता है क्योंकि इसकी स्पीड कम है। अब एक चीज़ देखो कि अगर वेव और पार्टिकल दोनों अलग अलग ही हो रहे हैं तो इसका कोई लॉजिक तो बना नहीं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो फेज वेलोसिटी थी उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं निकल पाया, नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है। वो बस एक थियोरिटिकल ही रह गई। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्यों नहीं निकल पाया, इसको अगर थोड़ा सा बताऊं, आगे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बात ये हुई कि हमें पता लगा कि जो फेज वेलोसिटी थी वो हमारी स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा हो रही थी, ठीक है। और हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि ये जो वेव है ये पार्टिकल की इन्फॉर्मेशन कैरी करेगी, ठीक है। तो फेज वेलोसिटी एक तरह से क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वेलोसिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा तो जा ही नहीं सकती, और यहाँ पर क्या आ रही थी कैलकुलेशंस में, जो वेलोसिटी फेज वेलोसिटी थी वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा आ रही थी, जो चीज़ पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। इसलिए हमारा क्या हुआ कि जो फेज वेलोसिटी थी इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस निकल नहीं पाया, ठीक है। तो हमने क्या इंट्रोड्यूस किया, हमने नहीं इंट्रोड्यूस किया, ये फेज वेलोसिटी किसने दी थी, डी ब्रोगली की थी, ठीक है, डी ब्रोगली की, डी ब्रॉय भी कहते हैं उसको, डी ब्रोगली भी कहते हैं, ठीक है। तो अब हमारा क्या आया, ग्रुप वेलोसिटी का कंसेप्ट आया, ग्रुप वेलोसिटी, ठीक है। ये ग्रुप वेलोसिटी क्या है, ये श्रोडिंगर ने कंसेप्ट दिया था, ठीक है। अब श्रोडिंगर ने क्या कहा था, श्रोडिंगर ने कहा था कि कोई भी हमारा एक मास पार्टिकल है उससे सिर्फ एक वेव एसोसिएटेड नहीं है बल्कि एक ग्रुप ऑफ वेव उससे एसोसिएटेड है। क्या है ग्रुप ऑफ वेव, उस ग्रुप ऑफ वेव को मान लो एक एग्जांपल से रिप्रेजेंट करता हूं कि ये हमारा वेव पैकेट है, ठीक है। तो ये एक वेव हो गई, ये हमारी एक और वेव हो गई, ठीक है। और कलर चेंज करता हूँ, ये हमारी एक और वेव हो गई, ठीक है। फिर इसी तरह ये हमारी एक और वेव हो गई। तो यहाँ पर क्या है, इस पार्टिकल को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ वेव से। उस ग्रुप ऑफ वेव को क्या बोलते हैं हम, वेव पैकेट, ठीक है। उस ग्रुप ऑफ वेव को हम क्या बोलते हैं, वेव पैकेट बोलते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, ग्रुप वेलोसिटी निकाली, उस ग्रुप वेलोसिटी की हमारे पास वैल्यू आई डी ओमेगा अपॉन डी के, ठीक है। और हमने जब बाद में कैलकुलेशंस की हमें पता लगा कि ये जो ग्रुप वेलोसिटी है ये इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आ गई, ठीक है। और ये जो ग्रुप ऑफ वेव्स है, जो वेव पैकेट है, इसका मतलब वो क्या कैरी कर रहा है, वो कैरी कर रहा है इंफॉर्मेशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है। ये जो पार्टिकल है इसकी सारी इंफॉर्मेशन क्या करता है, ये कैरी करता है, ठीक है। तो यहां से हमारा कंसेप्ट क्या हो गया, ठीक हो गया, ठीक है। यही इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस आ गया, ठीक है। ग्रुप वेलोसिटी का यही फिजिकल सिग्निफिकेंस बन गया, फेज वेलोसिटी का तो ये फिजिकल सिग्निफिकेंस था ही नहीं कोई। तो अब हमें क्या है, अब इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, ठीक है। आप इसको पॉज करके नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है, बहुत चांसेस होते हैं इससे क्वेश्चन बनने के। आप बस ये दो प्रॉपर्टीज है इसको याद कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इन वैक्यूम
वैक्यूम में क्या होता है कि जो फेज वेलोसिटी इक्वल टू ग्रुप वेलोसिटी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, सॉरी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल नहीं, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, ये क्या होता है वैक्यूम में होता है। फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी इक्वल है और वो किसके इक्वल होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट के। इसकी दूसरी जो प्रॉपर्टी है इनडिस्पर्सिव मीडियम, इनडिस्पर्सिव मीडियम। अब डिस्पर्सिव मीडियम क्या होता है, ये मतलब जनरल हमारे जो मीडियम होते हैं ना जिसमें अलग अलग वेवलेंथ की लाइट की अलग अलग वेलोसिटी होती है, ठीक है, उन मीडियम्स को क्या कहा जाता है, डिस्पर्सिव मीडियम, ठीक है। अब ये जो डिस्पर्सिव मीडियम होते हैं ना, इन मीडियम में जाके क्या हो जाता है कि जो फेज वेलोसिटी है वो ग्रेटर देन सी बन जाती है, ठीक है, और जो ग्रुप वेलोसिटी है वो लेस देन सी बन जाती है इन जनरल, ठीक है। ये तो जनरल अप्रोच है। मेनली हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है कि जो फेज वेलोसिटी है वो ग्रेटर देन ग्रुप वेलोसिटी होती है, ठीक है, ये मेन पॉइंट है हमारा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिस्पर्सिव मीडियम में ही जो ग्रुप वेलोसिटी और जो फेज वेलोसिटी है इनका प्रोडक्ट हो जाता है इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा आपके, ठीक है। क्वेश्चन में थियोरेटिकल ऑप्शंस होंगे, उन थियोरेटिकल ऑप्शंस में आपको ये चीज़ें टिक करके आनी है। 4 पॉइंट्स लिखे होंगे, तो 4 पॉइंट्स में लिखा होगा वैक्यूम में ये होता है, डिस्पर्सिव मीडियम में ये और ये होता है, और एक पॉइंट होगा जो गलत लिखा होगा, ठीक है, आप उस गलत पॉइंट को चूज कर लेना कि 4 ऑप्शन में ये पॉइंट गलत है, ठीक है। अब ये देखो डिस्पर्सिव मीडियम का सिस्टम क्या होता है, हमें पता है कि जो वेलोसिटी होती है वेव की डिस्पर्सिव मीडियम में क्या होती है, C/N, ठीक है। एन क्या होता है हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, जैसे हमारे एटमॉस्फेयर वगैरह ग्लास में आ जाती है, वाटर में आ जाती है, तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगाते हैं तो क्या होता है, C से उतनी कम हो जाती है। ये काम होता है डिस्पर्सिव मीडियम का, ठीक है। तो अब देखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट थी। अब एक चीज़ आती है डिस्पर्जन रिलेशन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी देख लो, कोई हो सकता है आ जाए। डिस्पर्जन रिलेशन, ठीक है। अब ये डिस्पर्जन रिलेशन क्या कहता है, ये एक रिलेशन है ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी का इन डिस्पर्सिव मीडियम, ठीक है। तो ये रिलेशन क्या कहता है, अब हमें पता है कि जो ग्रुप वेलोसिटी है वो फेज वेलोसिटी से क्या होती है, कम होती है डिस्पर्सिव मीडियम में। इसका मतलब इसमें से कोई ना कोई फैक्टर माइनस हो रहा होगा, ठीक है। अब वो फैक्टर माइनस क्या हो रहा होगा, वो फैक्टर होता है लैम्डा डी वीपी अपॉन डी लैम्डा, ठीक है। ये होता है रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी, ठीक है। इसकी एक छोटी सी डेरिवेशन भी होती है लेकिन हमें डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इसको इसी तरह से याद रखा हुआ है, ग्रुप वेलोसिटी से फेज वेलोसिटी से कम होती है तो फेज वेलोसिटी में कुछ माइनस कर दो, ठीक है, तो वो ये चीज़ माइनस करनी होती है। अब देखो अब ये डिस्पर्जन रिलेशन काम कैसे करता है अलग अलग मीडियम में, ये देखते हैं, ठीक है। हमें इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस 3 पॉइंट पढ़ने हैं। सबसे पहला क्या होता है, इन वैक्यूम, वैक्यूम में क्या होता है कि ये जो फैक्टर है डी वी पी अपॉन डी लैम्डा, ये क्या हो जाता है 0, तो ये 0 होने की वजह से ग्रुप वेलोसिटी आ जाती है फेज वेलोसिटी के इक्वल, ठीक है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इन डिस्पर्सिव मीडियम, इन डिस्पर्सिव मीडियम। अब डिस्पर्सिव मीडियम में क्या होता है, ये जो फैक्टर है डी वी पी अपॉन डी लैम्डा, ये कुछ पॉजिटिव कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है। अब कुछ पॉजिटिव कांस्टेंट आने की वजह से जो ग्रुप वेलोसिटी है वो कम हो जाती है फेज वेलोसिटी से, ठीक है। अब एक और चीज़ होती है यहाँ पर, तीसरी चीज़, ये क्या होता है, ये कुछ मीडियम होते हैं जिसको हम, जहाँ पर क्या होती है एनोमलस डिस्पर्जन, ठीक है, हो सकता है स्पेलिंग गलत हो, एनोमलस डिस्पर्जन। इस एनोमलस डिस्पर्जन में क्या होता है, इसमें हमारा जो ये फैक्टर है हमारा डी वी पी अपॉन डी लैम्डा, ये क्या बन जाता है नेगेटिव। तो ये वो स्पेशल केस होता है जहां पर जो हमारी ग्रुप वेलोसिटी है वो ज़्यादा हो जाती है फेज वेलोसिटी से, ठीक है। तो अब देखो, अब ग्रुप वेलोसिटी ज़्यादा हो गई फेज वेलोसिटी से, तो मैंने पीछे एक पॉइंट लिखा था, वो पॉइंट देखते हैं, वो पॉइंट था ये। तो मैंने कहा था ये कोई परफेक्ट केस नहीं है कि हमेशा ही फेज वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा हो, ठीक है, ये जनरली डिस्पर्सिव मीडियम में हमें दिखता है, ठीक है। क्योंकि अब एनोमलस केस में क्या हो रहा है, देखो एनोमलस केस में हमारी ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी से ज़्यादा हो रही है, तो फेज ऑफ वेलोसिटी हमेशा ही स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा नहीं रहेगी, ठीक है। क्योंकि हमें पता है ग्रुप वेलोसिटी तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है, पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, ठीक है, पार्टिकल की वेलोसिटी वही क्या है, ग्रुप वेलोसिटी। अब वो स्पीड ऑफ लाइट से हमेशा लेस देन ही रहेगी, इक्वल भी नहीं होगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एनोमलस डिस्पर्जन में हमारा जो फेज वेलोसिटी है वो भी लेस देन क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है, ठीक है।
बाकी इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये भी नहीं लिखना, ठीक है। हमें बस ये 3 पॉइंट पता होने चाहिए, इसी पर क्वेश्चन आ जाएगा अगर आएगा तो, अगर नहीं आएगा तो फिर तो कोई बात नहीं। ऊपर जो प्रॉपर्टीज़ लिखी है दो, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उस पर क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी पर थोड़े बहुत न्यूमेरिकल बनते हैं, लेकिन वो न्यूमेरिकल हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहाँ पर वो चीज़ें डिटेल में आती है, ठीक है। यहाँ पर हम आगे चलते हैं, इसको आप नोट कर लो। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, एक और चीज़ देखो ना, मैं एक चीज़ बताने भूल गया। ये जो वेव पार्टिकल ड्युअलिटी है हमारा टॉपिक है, ये जो वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, ये कौन से एक्सपेरिमेंट ने कन्फर्म किया था? ये किया था डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट ने, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट ने, ठीक है। ये कभी कभी पूछ लेता है कि डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट ने चारों में से क्या चीज़ की थी, तो आप वेव पार्टिकल ड्युअलिटी पर टिक करके आ जाओगे, ठीक है। तो देखो अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट पर, ये है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? अब सबसे पहले तो देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस एक्सपेरिमेंट में हुआ था? ये हुआ था हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। हर्ट्ज नाम का एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1860-70 जब भी एक्सपेरिमेंट किया होगा तो वहाँ पर हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पता लगा था, ठीक है। तो ये इफेक्ट होता क्या है बेसिकली? ये एक फिनोमिना होता है जिसमें क्या होता है कि कोई भी हमारे पास मेटल है, ठीक है, उस मेटल पर क्या करते हैं हम? लाइट इंसिडेंट करवाते हैं, ठीक है। उस मेटल पर एक लाइट इंसिडेंट करवाते हैं, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए, वो लाइट क्या होनी चाहिए? एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए, ग्रेटर देन सम न्यू नॉट, ठीक है। तो क्या होता है, वो जो मेटल होता है वहाँ से क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन उस मेटल से रिलीज होते हैं उनको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इन इलेक्ट्रॉन से हमें करंट जनरेट करते हैं जिसको हम कहते हैं फोटो करंट, ठीक है। ये सिंपल इसकी डेफिनेशन होगी, ठीक है। मेटल पर जब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा की लाइट फॉल होती है तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उन इलेक्ट्रॉन को हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उससे करंट जनरेट हुए को फोटो करंट कहते हैं। इसको आप इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो अब इस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या था, हल्का सा देख लेते हैं, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसने ये कोई वैक्यूम टाइप में ट्यूब ली थी, ठीक है। यहाँ पर इसने क्या लगाया? यहाँ पर लगाया इसने मेटल, एक मेटल प्लेट ले ली, और यहाँ पर क्या लगाया? यहाँ पर इसने कोई फोटो सेल लगा दिया, ठीक है। अब क्या हुआ? ये हो गया हमारा कैथोड, ये हो गया हमारा एनोड, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ? इसने लाइट इमिट करवाई मेटल में, मेटल से इलेक्ट्रॉन निकले, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या है? कैथोड से एनोड की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसने क्या है, कोई करंट सर्किट वगैरह लगा दिया होगा और वहाँ पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शंस आ गई, मतलब हमें करंट मिलने लग गए। तो ये इसने क्या किया, ये जो हमने इसने लाइट ली थी इसको अलग अलग इंटेंसिटी पर रख के देखा, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर रख के देखा, ठीक है। और जब अलग अलग इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी पर रख के देखा तो इसने एक चीज़ पता की कि जो हमारा फोटो करंट होता है, फोटो करंट, ठीक है, इससे निकलने वाला जो फोटो करंट होता है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। सबसे पहला इंटेंसिटी, ठीक है। दूसरी चीज़ थी हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, और तीसरा हमारा था स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता, वो एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक था उसका। उस टाइम क्या है, हमें क्वांटम थ्योरी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, तो पता भी नहीं होता था कि लाइट चीज़ क्या है, ठीक है। तो उसने स्टॉपिंग पोटेंशियल का भी यूज़ किया थोड़ा सा, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो उसने ना उस टाइम ये एक्सपेरिमेंट कर लिया था, उस टाइम हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर का कोई आइडिया नहीं था ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस इसका भी कोई आइडिया नहीं था, क्वांटम फिजिक्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, लाइट भी नहीं पता होती थी क्या है, फोटोन है, क्या सिस्टम है। तो उसने एक्सपेरिमेंट किया और उन एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को लिख दिया, ठीक है। बाद में क्या हुआ कि आइंस्टाइन है वो पेटेंट ऑफिस में काम करता था, तो जब प्लैंक्स ने अपनी क्वांटम थ्योरी दे दी सारी फोटोन की लाइट के बारे में, तो उसने क्या किया, उस क्वांटम थ्योरी को इसके एक्सपेरिमेंट पर अप्लाई किया और उसने क्या एक्सप्लेन कर दिया कि ये क्यों हो रहा है, ठीक है।
तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को किससे एक्सप्लेन किया गया? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से एक्सप्लेन किया। और किसने एक्सप्लेन किया? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ठीक है, तो अब देखो, अब उसने क्या किया, कुछ ऑब्जर्वेशंस की थी। अब उन ऑब्जर्वेशंस को लिखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन रिजल्ट हम एक साथ ही लिख रहे हैं, ज़्यादा उसको डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, ऑब्जर्वेशन या रिजल्ट, कंक्लूजन, जो भी मान लो। तो सबसे पहली चीज़ है कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोसेस होता है, ठीक है, प्रोसेस ऑफ इमिशन, जो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है? एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है। इंस्टेंट प्रोसेस होता है। इंस्टेंट प्रोसेस का मतलब कि जब लाइट इलेक्ट्रॉन से टकराएगी और इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होएगा उसमें कोई टाइम लैग नहीं होगा। ठीक है, जैसे ही लाइट इलेक्ट्रॉन से लगी, इलेक्ट्रॉन हाथों हाथ बाहर निकल जाएगा, नो टाइम लैग। ठीक है, पहली। उसके बाद सेकंड जो हमारी ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स ये एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी के बाद इमिट होने स्टार्ट हो रहे थे। ठीक है, तो उस एक मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी थी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो रिक्वायर्ड थी लाइट की, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हमने कह दिया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नोट। ठीक है, लाइट की एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से पहले की अगर फ्रीक्वेंसी डाले तो कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं हो रहा था, कोई हमें करंट नहीं मिल रहा था। लेकिन जैसे ही हमने फ्रीक्वेंसी एक लिमिट पर लाई, उसके बाद क्या है, हमें इलेक्ट्रॉन्स मिलने स्टार्ट हो गए। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या था? अब हमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे थे, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे थे, वो किसके प्रोपोर्शनल था? वो प्रोपोर्शनल तो हमारा इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, जैसे जैसे हमने लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई, अब उस टाइम था, उस साइंटिस्ट को लाइट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। बाद में हमें क्या पता लगा, लाइट फोटोन से बनी होती है। ठीक है, तो छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं एनर्जी के, तो हमने लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई, मतलब लाइट में नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ा दिए, तो ज़्यादा फोटोन्स जाके मेटल की सरफेस पर टकराएंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। उस टाइम ये चीज़ें की आइडिया नहीं था, तो उसने बस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट अपना पब्लिश कर दिया। ठीक है, अब देखो, तो इससे क्या है, हमें करंट ज़्यादा मिलेगा। अब करंट क्या होता है? करंट होता है हमारा डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है, ये चार्ज क्या होता है हमारा? चार्ज होता है, क्यू जो होता है वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट है, सॉरी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ गया, तो ये डी एन अपॉन डी टी। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाओगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ते हैं? नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ाने से। नंबर ऑफ फोटोन्स मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट का बढ़ना। ठीक है, तो जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ेगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, करंट की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। फिर इसका जो चौथा पॉइंट था वो था कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शनल थी? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के। ठीक है, जैसे जैसे हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बढ़ाई, फ्रीक्वेंसी, अब देखो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने क्या था, E इज इक्वल टू एन एच न्यू। आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो फोटोन की एनर्जी बढ़ जाएगी, फोटोन की एनर्जी बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जी लेकर बाहर आएगा। ठीक है, तो सिंपल ये एक्सप्लेनेशन थी उसकी। ठीक है, फिर उस पांचवा पॉइंट आता है हमारे पास कि जो काइनेटिक एनर्जी थी। ठीक है, देखो एक चीज़ है यहाँ पर, इसका थोड़ा सा ग्राफ देख लो। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, एक तरह से काइनेटिक एनर्जी हो गई, और ये क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई। तो फ्रीक्वेंसी जब कम थी ना, तब तो हमें पास कोई करंट शो ही नहीं हो रहा था। ठीक है, हमें करंट कब मिलने लगा, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी न्यू नोड पर, और यहाँ से ये जो करंट था ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ये काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, करंट नहीं, सॉरी फ्रीक्वेंसी उसकी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। ठीक है, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा की, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने लग गई। पांचवा पॉइंट था हमारा कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो है, काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्या था हमारा, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसका मतलब, ओ सॉरी, काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पर हमारी इंटेंसिटी है, तो इंटेंसिटी हमने कितनी भी बढ़ा ली, काइनेटिक एनर्जी क्या रही, उतनी की उतनी रही। ठीक है, छठा और जो लास्ट पॉइंट है हमारा वो है कि अब देखो, अब इस अब जो ये करंट है, ठीक है,
अब उसने करंट को रोकने के लिए क्या किया, एक ऑपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल लगाया जिसको हम कहते हैं वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो अब स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होएगी, हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या है उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। अब जैसे इसने पोटेंशियल एक लिमिट पर आ गया, ठीक है, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ये फोटो सेल में मूव करना बंद हो गए। ठीक है, फोटो सेल में मूव करना बंद हो गए तो हमें करंट मिलना बंद हो गया। तो जिस पोटेंशियल पर हमें करंट मिलना बंद हुआ उस पोटेंशियल को क्या कहा, वी नोड। ये क्या था, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो अब ये क्या कर रहा था, ये लाइट की क्या है, इंटेंसिटी बढ़ाई इसने सबसे पहले। ठीक है, अब लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई तो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी तो उतनी थी। तो इस स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई फर्क नहीं आ रहा था, ये इंटेंसिटी बढ़ाता जा रहा था, स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई फर्क नहीं आ रहा था। फिर उसने क्या किया, फिर उसने किया कि उसने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो इन इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, एनर्जी बढ़ गई। अब इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ गई तो उसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या करनी पड़ी, इंक्रीज करनी पड़ी। ठीक है, तो इंक्रीज करनी पड़ी तो वहां से इसने ये आइडिया लगाया कि काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा हो रही है फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर। तो ठीक है, तो अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म्स में अगर हम देखें तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू है वी नॉट, ठीक है, वो इंक्रीज हुई विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ठीक है, और ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल था वो क्या था, इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, वो क्या था, इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट था। ठीक है, तो ये हमारी सारी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं, और कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन बनेगा तो इन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर बन जाएगा। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी और हमारी जो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये कैसे फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी पर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, इसको आप पॉज करके नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। देखो, अब यहां पर क्या है, इक्वेशन दी गई। ठीक है, अब इक्वेशन दी तो वो इक्वेशन क्या आई इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, वो थी कि जो एनर्जी काइनेटिक थी वो क्या था, एच न्यू माइनस फाई। ये क्या है, एनर्जी काइनेटिक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गई। ठीक है, वो क्या है, एच न्यू माइनस फाई। अब फाई क्या है, यहां पर जो फाई है, देखो सबसे पहले इक्वेशन है, ये फाई है वर्क फंक्शन ऑफ मेटल कहा गया इसको। ठीक है, फाई इज इक्वल टू वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, अब ये जो फाई है ये होता है एच न्यू नॉट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो मेटल है उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट चाहिए, और वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, न्यू नॉट। ठीक है, ये न्यू नॉट क्या है, हमारी थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कौन सी फ्रीक्वेंसी है, थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसको वर्क फंक्शन कह दिया गया। तो अगर हमारी, और ये एच न्यू ये क्या है, ये है एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है, तो ये क्या कह रही है इक्वेशन, ये इक्वेशन बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है, जो कह रही है कि हमारा एक एच न्यू एनर्जी का फोटोन हमने मेटल पर इमिट किया। ठीक है, तो एच न्यू जो एनर्जी थी उसमें से जो एच न्यू नोड एनर्जी है वो तो किस में चली गई, वो तो उस इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर निकालने में चली गई। ठीक है, और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा एनर्जी बची वो एक्स्ट्रा एनर्जी किस में चेंज हो गई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, तो मान लो कि हमारा क्या है, एक मेटल है जिसका वर्क फंक्शन है 5। ठीक है, हमने क्या किया, हमने एक फोटोन दिया 10 एनर्जी का। ठीक है, तो 10 में से कितनी एनर्जी इसमें लग गई, 5, तो 10 माइनस 5, तो बाकी 5 क्या बनी, वो बनी काइनेटिक एनर्जी। तो 10 क्या थी, फोटोन की एनर्जी, 5 क्या था, एनर्जी वर्क फंक्शन ऑफ मेटल की इतनी एनर्जी चली गई निकालने में, और बची कितनी, 5 एनर्जी। ये 5 किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, तो ये हमारी क्या है इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम लैम्डा की फॉर्म्स में लिखते हैं। ठीक है, लैम्डा की फॉर्म्स में, तो यहाँ से क्या आता है, अब लैम्डा क्या होता है, अब देखो न्यू क्या होता है, ये होता है सी बाय लैम्डा। तो यहाँ पर हमारी जो न्यू नोड वो क्या आ जाएगा, सी बाय लैम्डा नोड आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन है ये कैसे लिखी जाएगी, एच सी अपॉन लैम्डा। यहाँ पर ये लैम्डा क्या है, फोटोन की वेवलेंथ, माइनस एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। ठीक है, अब देखो अब चीज़ क्या है,
अब हमें पता है कि जो फोटोन की फ्रीक्वेंसी है वो किससे ज़्यादा होनी चाहिए, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए। और हमें एक और चीज़ पता है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होती है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा तो लैम्डा कम होनी चाहिए। तो यहाँ से हमें पता लगा कि जो फोटोन की जो वेवलेंथ है वो लेस देन होनी चाहिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से। लैम्डा नोड क्या है हमारी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। ठीक है, ये क्या है हमारी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। ठीक है, तो ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। और ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, यहीं से न्यूमेरिकल आएंगे। ठीक है, अब एक और देख लेते हैं। अब हम लिखते हैं इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, मान लो हमारे पास वी नोड क्या था, स्टॉपिंग पोटेंशियल था, वो पोटेंशियल जहां पर हमारा करंट क्या है आना बंद हो गया। तो ये क्या होगा, ये होगा ई वी नोड। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी कितनी है, ई की एनर्जी है। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए हमें कितना पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, वो लगाना पड़ेगा ई वी नोड। हमने अभी अभी डुअल नेचर में क्या देखा था कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके इक्वल होती है, क्यू। क्यू क्या होता है, चार्ज। वी क्या होता है वहां का पोटेंशियल। तो हमें उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल कहाँ होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या है, हमें इतना ये पोटेंशियल लगाना पड़ेगा ताकि हमारा क्या है, करंट स्टॉप हो जाए। ठीक है, तो ये ई वी नोड किसके इक्वल होना चाहिए, इस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल। तो वो क्या है, वो है हमारा एच न्यू माइनस एच न्यू नोड, या हम इसको कह सकते हैं एच सी अपॉन लेमडा माइनस एच सी अपॉन लेमडा नोड। तो ये क्या आ गई, इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गई। ठीक है, इस चीज़ को आप नोट कर लो, फिर हम एग्जांपल्स कर लेते हैं। एग्जाम्पल से पहले देखो, जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना उसमें देखो आप एच सी को बार बार सॉल्व नहीं करोगे। ठीक है, एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 माइनस 34, सी की 3 इंटू 10⁻8 बार बार नहीं लगाओगे। तो एक शॉर्टकट होता है, वो शॉर्टकट क्या होता है, ये जो हमारा एच सी होता है इसकी एक वैल्यू होती है, वो होती है 1240, और ये होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट और नैनोमीटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। ये एच सी की आप डायरेक्ट वैल्यू डालोगे न्यूमेरिकल्स में ताकि हमारा न्यूमेरिकल एक लाइन में सॉल्व हो जाए। ठीक है, ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है आपको, एच सी का एक शॉर्टकट। अब क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलो कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल में सबसे पहला ये कह रहा है कि हमारा वर्क फंक्शन दिया हुआ है 5। वो क्या दिया हुआ है हमें, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन दिया हुआ है। तो ये पूछ रहा है कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितनी होएगी। ठीक है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमें पता है कि जो 5 होता है, सॉल्यूशन देखो यहाँ पर लिख देता हूँ आंसर। अब हमें पता है कि जो 5 होता है वो क्या होता है, एच न्यू नोट। ठीक है, वो क्या होता है, एच सी अपॉन लेमडा नोट। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है हमें, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये 5 की वैल्यू दी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब लेमडा नोट कैसे निकालेंगे, तो हमारा लेमडा नोट हो जाएगा एच सी अपॉन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एच सी की वैल्यू हमने अभी अभी लिखी थी, वो कितनी थी, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट गया, और ये लैम्डा नोड क्या आ गया, 1240/2, तो ये कुछ 620 नैनोमीटर आ गया। ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये बस एक लाइन में हमने आंसर निकाल दिया। अब इसी तरह और एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, 3-4 एग्जाम्पल कर लेते हैं, अलग अलग तरीके के, आपको जितने तरीके के क्वेश्चन आते हैं सभी का एक एग्जाम्पल करवा देता हूँ। अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि एक फोटोन है जिसकी वेवलेंथ है हमारे पास 400 नैनोमीटर। ठीक है, 400 नैनोमीटर का हमारे पास एक फोटोन है। तो उसने पूछा है फाइंड एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। तो देखो एनर्जी क्या होती है, वो होती है एच न्यू। इसका मतलब क्या होती है, एच सी अपॉन लेमडा।
एच सी की क्या वैल्यू होती है, एच सी की वैल्यू होती है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। अपॉन में इसका लैम्डा कितना है 400 नैनोमीटर। तो देखो नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल, और ये 1240 अपॉन ये, तो ये आ गया 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर। ठीक है। अब अगर ऑप्शन में मान लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ना पूछा हो, जूल में पूछा हो, तो इसको जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, वोल्ट्स या जूल इस तरह का कुछ पूछा हो तो देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब इलेक्ट्रॉन की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 3.1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमें कन्वर्ट करना होता है, इस इलेक्ट्रॉन की बस आप वैल्यू डाल दो। ठीक है, अब इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब एक एग्जाम्पल है, हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है वी नॉट। वो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, वो है 0.8 वोल्ट। ठीक है, और हमें दिया है कि एक फोटोन है, वो है 400 नैनोमीटर का। ठीक है, तो ये पूछ रहा है फाइंड वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। वर्क फंक्शन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मतलब 400 नैनोमीटर का एक फोटोन एक मेटल पर आया। ठीक है, उस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकला, उस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए हमने इतना स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ा, तो वर्क फंक्शन की वैल्यू बता दो। तो हमने ये इक्वेशन किस में लिखी थी, ई, हमने क्या लिखा था, एनर्जी काइनेटिक, वो किसके इक्वल होती है, ई वी नोट। उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है एच सी अपॉन लैम्डा -5। ठीक है, तो अब देखो वी, ये ई है और वी नोट की वैल्यू कितनी है 0.8 वोल्ट। तो ये ई इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बना लेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बना लेगा। वो क्या है, एच सी अपॉन लैम्डा 1240, और ये क्या आ जाता है नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अपॉन में 400 नैनोमीटर। ठीक है, माइनस में क्या आ गया 5। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि जो 5 है इसकी वैल्यू कितनी आती है, अभी अभी निकाली थी 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर। ठीक है, ये क्या हो गया, वर्क फंक्शन हो गया। ठीक है, इसको आप पॉज करके नोट कर लो, हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर ना आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी हुई है, और वो दी हुई है 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की ये होती है हमारे पास यूनिट। ठीक है, और इसने कहा है फाइंड वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन फाइंड करो। ठीक है, तो इसको देखो कैसे करेंगे। अब हमें पता है जो हमारा वर्क फंक्शन होता है वो होता है एच न्यू नोट। ठीक है, अब जो एच होता है उसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है न्यू नोट की, ये है 5 इंटू 10⁻14। ठीक है, तो ये कुछ आ जाएगा, ये 6.6 को 5 से मल्टीप्लाई किया 33। ठीक है, और ये आ गया इंटू 10⁻⁻20। ठीक है, तो ये 33 में अगर एक पॉइंट इधर ले जाएं हम, तो ये आ गया 3.3 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, और ये किस में आया हमारे पास, ये हमारे पास वोल्ट्स में आ गया, मान लो जूल या वोल्ट्स में आ गया। अब मान लो कि हमें इसको आंसर चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, ये मान लो जूल में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए हमें आंसर इसका। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या करेंगे हम, ऊपर इलेक्ट्रॉन नीचे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ मिलके इसको किस में बना लेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मिलके इसकी यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बना लेगा, और ये नीचे वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये डिवाइड में रह जाएगा। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है 3.3 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये कुछ आ गया हमारे पास 2.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है,
समझे ये कैसे किया? ठीक है, समझ आया? हमारे पास कोई क्वांटिटी दी हुई है, मान लो कोई क्वांटिटी है, वो कुछ एक्स वोल्ट में दी हुई है। अब हमें चाहिए ये क्वांटिटी एक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, या फिर जूल को भी ऐसे ही कन्वर्ट करते हैं, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन इस वोल्ट से मान लो मल्टीप्लाई होकर क्या बना लेगा, इस ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट बना लेगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है इसको इस एक्स से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह हमारा कन्वर्जन होता है। ठीक है, इसको नोट कर लो, आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हमें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दी हुई है 600 नैनोमीटर। ठीक है, और हमें वेवलेंथ ऑफ फोटोन भी दी हुई है 400 नैनोमीटर, और हमसे पूछा है काइनेटिक एनर्जी क्या होएगी इलेक्ट्रॉन की, ये क्वेश्चन हमारा। तो इसको करते हैं सॉल्व। तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है एच सी अपॉन लेमडा माइनस एच सी अपॉन लेमडा नॉट। तो ये क्या है, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर अपॉन 400 नैनोमीटर माइनस 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर अपॉन 600 नैनोमीटर। ठीक है, तो यहाँ क्या है, ये नैनोमीटर से नैनोमीटर गया। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस ये क्या आ जाएगा, ये कुछ आ जाएगा 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आंसर आ गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास। ठीक है, इस चीज़ को नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोन लिखते हैं जो हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पता लगे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोन्स, मतलब ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक लग रहे हैं, कुछ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी है, कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, ताकि इन पर क्वेश्चन आ जाए तो हमें पता हो। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक पहला है कि फोटोन क्या होता है, एक क्वांटा ऑफ लाइट होता है, क्वांटा ऑफ लाइट। ठीक है, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट लाइट की। ठीक है, अब लाइट की कोई भी वैल्यू होएगी वो उसका कुछ इंटीरियर मल्टीपल होएगी। ठीक है, इस तरह से। सेकंड क्या है, ये जो एनर्जी है फोटोन की वो दी जाती है कुछ एच न्यू से। ठीक है, एक और है कि जो इसका मास होता है वो क्या होता है, जीरो। इसका जो चार्ज होता है वो भी होता है जीरो। ठीक है, इसके बाद क्या है, ये नो डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होता। अब देखो, अब इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये जो फोटोन होता है ये क्या होता है, ये कंप्लीटली एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटोन के कंप्लीटली एब्जॉर्ब होने का मतलब है कि मान लो एक फोटोन है, उसकी एनर्जी है कुछ 5। ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रॉन था, तो ऐसा नहीं होता ये फोटोन इसके पास आया, इसने इसको 3 एनर्जी दे दी और ये फोटोन 2 एनर्जी लेकर निकल गया। ठीक है, ये फोटोन क्या है, 2 एनर्जी लेकर निकल गया। ये कॉम्पटन स्कैटरिंग होती है। यहाँ पर क्या है, ये स्कैटरिंग होती है इस तरह के प्रोसेस में, यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं शो करेगा फिर वो। ठीक है, तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखने वाली है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो एक फोटोन है उसको इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा, जितनी एनर्जी है उतनी सारा का सारा उसको एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, नंबर 5, जो एक फोटोन है वो क्या करेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा। ठीक है, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा या एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ जाके इंटरेक्ट करेगा, एब्जॉर्ब होएगा। मल्टीपल ये काम नहीं करता। ठीक है, लॉयल होता है। ठीक है, अब ये जो फोटोन पार्टिकल कोलिजन होता है एक,
ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की नहीं, जनरल प्रॉपर्टी है। फोटोन का जो पार्टिकल के साथ कोलिजन होता है, ठीक है, वहां पर क्या होता है, हमारा जो एनर्जी और हमारा क्या होता है, ये मोमेंटम, ठीक है, एनर्जी और मोमेंटम ये क्या होता है, कंजर्वेशन। ठीक है, एनर्जी एंड मोमेंटम कंजर्वेशन फॉलो होता है हमेशा ही जब भी फोटोन पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आप समझ जाओगे थोड़े टाइम में। ठीक है, तो इसको पॉज करके नोट कर लो, हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, छोटा सा टॉपिक है बिल्कुल ही, पेयर प्रोडक्शन। ये क्या होता है? तो देखो यहां पर क्या होता है, एक हाई एनर्जी गामा रे या फिर एक्स रे फोटोन होता है। ठीक है, कौन सा फोटोन होना चाहिए, वो हाई एनर्जी गामा रे एक्स रे। ये क्या करेगा, व्हेन अप्रोच ए न्यूक्लियस, अप्रोच ए न्यूक्लियस, जब न्यूक्लियस को अप्रोच करता है तो वो तब क्या होता है, देखो ये हमारे पास मान लो एक फोटोन है, ठीक है, और यहां पर मान लो एक न्यूक्लियस है। ठीक है, ये कोई हाई एनर्जी गामा रे एक्स रे फोटोन है, कोई लो एनर्जी वाला फोटोन नहीं है। तो जब ये इसको अप्रोच करता है तो इसमें क्या होती है, एक छोटी सी इंटरेक्शन होती है। उस इंटरेक्शन के बाद क्या होता है कि ये जो फोटोन है ये टूट जाता है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर में। ठीक है, पॉजिट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल, मतलब बिल्कुल उसके दिखने में आइडेंटिकल होता है, बस चार्ज अपोजिट होते हैं उसका। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर ये जो गामा है ये एक पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पेयर में टूट जाता है। तो क्या होता है, ये पेयर प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का। ये जो पेयर प्रोड्यूस होता है इसलिए इसको पेयर प्रोडक्शन कहते हैं। और यहाँ पर ये पेयर क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि देखो फोटोन के पास कोई चार्ज नहीं होता, तो हमें चार्ज कंजर्वेशन, ठीक है, यहाँ पर क्या रखना है, चार्ज कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन। ठीक है, इसलिए क्या होता है, पेयर में जाता है। अब क्या होता है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है वो देखो। ठीक है, कुछ पॉइंट्स होते हैं इसमें। अब ये पेयर प्रोडक्शन के लिए, ये जो पेयर प्रोडक्शन है इसके लिए एक थर्ड बॉडी, थर्ड बॉडी यहां पर कौन सी होती है, न्यूक्लियस, इसका होना जरूरी होता है। ठीक है, और इसका होना क्यों जरूरी होता है, कंजर्वेशन लॉस के लिए, कंजर्वेशन लॉस। अब ये पेयर प्रोडक्शन होता कैसा है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये बहुत आगे जाके क्वांटम फील्ड थ्योरी में आता है। ठीक है, वो हमारा इतना टॉपिक नहीं है, हमें बस ये न्यूक्लियस होना जरूरी है क्योंकि ये एक थ्री बॉडी प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लियस का जब इन्फ्लुएंस होएगा तभी ये पेयर में टूट पाएगा, वरना नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब है सो पेयर प्रोडक्शन, ठीक है, सो पेयर प्रोडक्शन कैंट ऑकर इन वैक्यूम, कैंट ऑकर इन वैक्यूम। ठीक है, अब देखो, अब बात ये है कि यहां पर ये हाई एनर्जी ही क्यों ज़रूरत है, क्योंकि देखो जो रेस्ट मास एनर्जी होती है, रेस्ट मास एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, वो कितनी होती है, वो होती है कुछ 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। अब आपको पता है कि जो पॉजिट्रॉन होता है वो भी क्या होता है, इसका एंटी पार्टिकल होता है, इसके बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं। तो जो पॉजिट्रॉन की भी रेस्ट मास एनर्जी होती है वो होती है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि एक फोटोन के पास कम से कम इन दोनों को मिलाकर मतलब कितनी एनर्जी चाहिए, जो इसकी मिनिमम एनर्जी है। ठीक है, जो मिनिमम एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी जो फोटोन की होनी चाहिए इन इस पेयर को प्रोड्यूस करने के लिए, वो होनी चाहिए कुछ 1.02 भी लिख दो कोई बात नहीं है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। इतनी एनर्जी तो होनी चाहिए, क्योंकि इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर होएगी तभी तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बन पाएगा।
इससे जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो किस में चली जाती है, वो चली जाती है इस पेयर की काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पेयर। ठीक है, और ये उसके बाद ये जो पेयर है ये दो अपनी रैंडम डायरेक्शन में चले जाते हैं पेयर बनने के बाद। ठीक है, तो अब देखो, अब हमारे पास जनरली, ठीक है, ये नोट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देखो। अब हम जनरली क्या देखते हैं कि जो हाई एनर्जी एक्स रे फोटोन होते हैं, हाई एनर्जी एक्स रे फोटोन, ये हम रियल लाइफ में ये चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, एक्स रे फोटोन होते हैं वो पेयर प्रोडक्शन करते हैं, पेयर। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से कौन पेयर प्रोडक्शन करता है, तो वहां पर हाई एनर्जी एक्स रे या सिर्फ एक्स रे भी लिखा हो ना तो आप उसको टिक कराना, अगर और कोई आपको वैलिड ऑप्शन नहीं लग रहा। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे मैच द फॉलोइंग के आ जाते हैं कि इसको इससे मैच करो, तो यहाँ पर एक ऑप्शन होगा, मान लो कोई सी पर लिखा होगा एक्स रे और यहाँ पर 2 पर लिखा होगा ये पेयर प्रोडक्शन, तो सी को 2 के साथ मैच कर देना। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब देखो, अब इसका एक ऑपोजिट प्रोसेस होता है, जहां पर हमारे पास ये पेयर प्रोड्यूस होता है वहीं पर एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं पेयर एनहाइलेशन। एनहाइलेशन का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉय होना। अब जहां पर ये पेयर बना था तो वो पेयर एनहाइलेट होता है। तो सबसे पहले देखो कि ये पेयर क्यों एनहाइलेट होता है। एक्चुअली क्या, जो पॉजिट्रॉन है ना वो एक एंटी पार्टिकल है। ठीक है, तो ये अनस्टेबल होता है। ठीक है, ये किस में डिके कर जाता है, ये बाद में डिके कर जाता है गामा में ही। ठीक है, तो इसकी जो लाइफ टाइम है, ठीक है, ये जो पॉजिट्रॉन है इसकी लाइफ टाइम होती है 10⁻⁻10 सेकेंड। ठीक है, इतने टाइम के बाद क्या होता है, अब ये पॉजिट्रॉन क्या करेगा, ये पॉजिट्रॉन ढूंढेगा एक इलेक्ट्रॉन को और इलेक्ट्रॉन के साथ ये डिके कर जाएगा गामा प्लस गामा में। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब ये पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन के साथ डिके करेगा तो वो 2 गामा में डिके करेगा, एक गामा में क्यों नहीं। ठीक है, एक सिंगल गामा कैंट प्रोड्यूस, कैंट बी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू कंजर्वेशन लॉस। ठीक है, कंजर्वेशन लॉस जो हमारे होते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मोमेंटम, मास, तो उन कंजर्वेशन लॉस को सेटिस्फाई करने के लिए ये क्या होता है, 2 गामा में जाता है। ठीक है, कंजर्वेशन लॉस हम थोड़ी बहुत पढ़ते हैं, पार्टिकल फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, कोई रिएक्शन होती है वो किस तरह से होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। ठीक है, इसको आप पॉज करके नोट करो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। देखो, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, अब कॉम्पटन इफेक्ट में देखो क्या होता है। कॉम्पटन इफेक्ट में क्या होता है कि एक हमारे पास हाई एनर्जी कोई गामा रे या फिर एक्स रे फोटोन होता है। ठीक है, फोटोन बना दिया। ठीक है, ये फोटोन क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। ठीक है, ये फोटोन क्या करता है, इंटरेक्ट। इंटरेक्ट किसके साथ करता है, चार्ज पार्टिकल के साथ। कौन से चार्ज पार्टिकल के साथ, वो मेनली करता है इलेक्ट्रॉन के साथ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के साथ ही करता है, ये भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब ये, और वो इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है, ये इलेक्ट्रॉन होता है या तो लूजली बाउंड या फिर होता है फ्री। ठीक है, कोई लूजली बाउंड या फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ ये क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। अब ये इंटरेक्ट कैसे करेगा, ये इंटरेक्शन देखो इसकी। ठीक है, ये मान लो कोई हमारे पास फोटोन था। ठीक है, इसका जो मोमेंटम था, मान लो इनिशियल मोमेंटम, वो था हमारे पास h/λ0। ठीक है,
इसको क्या मिला, इसको एक इलेक्ट्रॉन मिला यहाँ पर, ठीक है। इसने इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट किया। अब ये कौन सी इंटरेक्शन होगी, ये होगी एक इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। इस इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर ऐसे मूव कर जाता है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन था तो एक तरह से एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर कर देता है इसको, ठीक है। तो ये यहाँ पर मूव करने लग जाता है और ये हमारा फोटोन चला जाता है यहाँ पर। तो मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कुछ फाई एंगल पर गया और फोटोन कुछ थीटा एंगल पर गया, ठीक है। ये कौन सा होता है, ये फोटॉन्स स्कैटर्ड, ठीक है, ये स्कैटर्ड फोटोन है। अब दिक्कत क्या होती है कि ये इन दिस कोलिजन ये जो फोटोन है ये क्या करता है, ये एनर्जी एंड मोमेंटम ट्रांसफर कर देता है टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर कर दिया, इसका मतलब ये जो फोटोन स्कैटर्ड है इसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। एनर्जी डिक्रीज होने का मतलब इस मोमेंटम डिक्रीज होना, एनर्जी डिक्रीज होना, ठीक है, एक ही बात होगी। इसका मतलब इसका क्या हो गया, जो लैम्डा है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो होता क्या है, इनिशियली इसकी मान लो यहां पर लैम्डा नोट थी, यहां पर मान लो इसकी जो लैम्डा है वो लैम्डा एस है, स्कैटर्ड इनिशियली क्या थी इसकी लैम्डा नोट। तो इसकी जो वेवलेंथ है उसमें एक शिफ्ट आ जाता है, ठीक है। ये जो शिफ्ट इन वेवलेंथ है, ये जो शिफ्ट इन वेवलेंथ ऑफ फोटोन होता है इसको हम कहते हैं कॉम्पटन शिफ्ट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस था, ठीक है। कॉम्पटन शिफ्ट क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस था। अब देखो ये इतना बड़ा इफेक्ट क्यों है, पहली बात इससे क्या किया, सबसे पहले तो कॉम्पटन ने क्या किया कि लाइट और मैटर की इंटरेक्शन दिखाई, ठीक है। लाइट और मैटर मतलब फोटोन इलेक्ट्रॉन या फिर लाइट मैटर की इंटरेक्शन दिखाई, ठीक है। अब इसने कहा ये जो इंटरेक्शन होती है ना ये इलास्टिक कोलिजन की जैसे होती है, इलास्टिक कोलिजन की जैसे, जिसमें क्या होता है एनर्जी एंड मोमेंटम ट्रांसफर होता है, ठीक है। एनर्जी और मोमेंटम क्या होता है, ट्रांसफर होता है। इसका मतलब है जो हमारा फोटोन है वो किस तरह बिहेव कर रहा है, एक पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये क्या कहता है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। ये जो कॉम्पटन शिफ्ट है ये इसको सपोर्ट करता है कि जो पार्टिकल नेचर होता है लाइट का। आपको पता है एक टाइम पर लड़ाई चलती थी कि लाइट पार्टिकल है, लाइट वेव है, क्या है, ठीक है। तो इस तरह का सीन है हमारे कॉम्पटन इफेक्ट का। अब देखो अब इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला होता है और इसमें बस एक एक पर्टिकुलर टाइप का न्यूमेरिकल बनता है, ठीक है। इसमें हमें क्या है, कॉम्पटन शिफ्ट कैलकुलेट करनी होती है। अभी जो कॉम्पटन शिफ्ट है कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये कॉम्पटन शिफ्ट क्या होती है, ये होता है हमारे पास डेल्टा लैम्डा। डेल्टा लैम्डा क्या होता है, लैम्डा ऑफ स्कैटर्ड माइनस ये जो हमारा इनिशियल था। तो इसका फॉर्मूला होता है एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। ये क्या हो गई हमारी कॉम्पटन शिफ्ट। और ये कॉम्पटन शिफ्ट किस पर डिपेंड कर रही है, ये थीटा एंगल पर डिपेंड कर रही है। थीटा कौन सा एंगल था, देखो थीटा वो एंगल था जिससे हमारा क्या है, स्कैटर हुआ था फोटोन, ठीक है। इसका मतलब ये जो कॉम्पटन शिफ्ट है ये किस पर डिपेंड करती है, ओनली द फोटोन स्कैटरिंग एंगल, फोटोन स्कैटरिंग सिर्फ और सिर्फ इस पर डिपेंड करती है हमारी कॉम्पटन शिफ्ट, ठीक है। और इस फॉर्मूले में क्या होता है, जो थोड़े मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो थोड़ा मैथमेटिकल इसमें काम करते हैं और इसको थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं। इसको 2h अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस 1 माइनस नहीं आएगा, 1 माइनस तो हटा ही दिया, ये कुछ आता है साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। आप चाहो तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगा के ये चीज़ कैलकुलेट कर सकते हो, ज़रूरत नहीं है, बाकी ये फॉर्मूला सफिशियंट है बस, ठीक है। ये फॉर्मूला भी सफिशियंट है। तो ये हमारी होती है कॉम्पटन शिफ्ट। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहली बात तो कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है कि इसमें एनर्जी लूज करता है मैटर के साथ इंटरेक्ट करके हमारा फोटोन, और वेवलेंथ इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब जो इंक्रीज वेवलेंथ है उसको कॉम्पटन शिफ्ट कहते हैं। वो कॉम्पटन शिफ्ट किस पर डिपेंड करती है, सिर्फ और सिर्फ
फोटोन स्कैटरिंग एंगल पर डिपेंड करती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है हमारा, और दूसरा इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले पर सिर्फ एक ही तरह का न्यूमेरिकल बनता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सा ना, अब हमें पता है इस लैम्डा को फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में भी लिख लेते हैं। हालांकि ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस लिख के एक बार दिखा रहा हूँ मैं आपको। आप पेपर में याद आपको सिर्फ ये रखना है, और पेपर में अगर दूसरा फॉर्मूला आ जाए तो आप खुद कर सकते हो, ठीक है। हमें पता है न्यू क्या होता है, सी बाई लैम्डा। तो न्यू क्या होता है हमारा, सी बाई लैम्डा। तो हम क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को सी से डिवाइड कर देते हैं। तो सी से डिवाइड किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/डेल्टा न्यू इज इक्वल टू 1/न्यू एस माइनस 1/न्यू नोड इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कुछ एच अपॉन, ये एच होता है, ये एच कट होता है, एक सेकेंड ना, हाँ एच ही होता है, ठीक है। एच अपॉन एम नोड सी स्क्वायर, और ये 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है ना, ये फॉर्मूला कभी काम आना है, बस हमने फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में लिख दिया, इसके अलावा कुछ नहीं है। और यहाँ पर लिख दो न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, बस इसका यूज़ करके हमने लिख दिया। अब इसको नोट कर लो, फिर एक एग्जांपल करते हैं, इस पर एक ही तरह का क्वेश्चन बनता है बस। अब देखो न्यूमेरिकल के लिए एक नोट डालो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो एच अपॉन, अब देखो ये एक एक चीज़ बतानी भूल गया, ये एम नोड है ना, ये एम नोड, ये किसका मास है, यहाँ पर जो एम नोड है वो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एच आपको पता ही है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ठीक है। और ये जो सी स्पीड ऑफ लाइट ये होती है 3 इंटू 10⁸। अब आपको अगर कॉम्पटन शिफ्ट का न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो आप ऐसे तो है नहीं ये सारी वैल्यूज बार 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 यहाँ पुट करोगे, तो इसका हमारे पास एक शॉर्टकट होता है, एच अपॉन एम नोड सी, ये हमारा जो रिजल्ट आता है ये आता है 0.0242। आप सिर्फ 0.024 याद रख लो तो भी काफ़ी है, आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा, उसको सिर्फ एक लाइन में सॉल्व करने के लिए, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखो अब न्यूमेरिकल देखो, मैंने लिखा तो था मेरे को, ये रहा। अब इसने कहा है एक एक्सरे है, ठीक है। उस एक्सरे की जो वेवलेंथ है वो है 0.015 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। और हमें पता लगा कि उसने इलेक्ट्रॉन के साथ स्कैटरिंग करी, और स्कैटरिंग करके वो डिफ्लेक्ट हो गया बाय थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है, ऐसे वो डिफ्लेक्ट हो गया। तो इसने पूछा है फाइंड लैम्डा स्कैटर्ड, मतलब स्कैटर्ड वेवलेंथ कितनी होएगी। अब हमें पता है, ठीक है। अब देखो ठीक है, तो देखो समझ आ गया। अब देखो हमें पता है कि जो स्कैटर्ड वेवलेंथ है ये कितनी होएगी, ये होएगी हमारे पास, एक तो हम शिफ्ट कैलकुलेट कर लेंगे। शिफ्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें थीटा दिया हुआ है, ठीक है, और उसमें हम क्या कर देंगे, ये माइनस है तो वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, जो इनिशियल वेवलेंथ है। तो लैम्डा स्कैटर्ड क्या होएगी, ये कुछ होएगी हमारे पास लैम्डा नोड प्लस डेल्टा लैम्डा जो शिफ्ट है। अब लैम्डा नोड हमें दिया हुआ है यहाँ पर, ये कितना है 0.015, और डेल्टा लैम्डा कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये एच अपॉन एम नोड सी, इसकी वैल्यू कितनी है 0.0242, और ये क्या है मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 कितना होता है 1/2, 1 - 1/2 ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो ये कितना आ गया 0.015 प्लस 0.0141, ठीक है, 121 सॉरी, तो ये आ गया 0.0271 आर्मस्ट्रॉन्ग, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल हमारा को न्यूमेरिकल आएगा इस तरह का, कॉम्पटन पर अगर आया तो इसको आप नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, अब ये कहता क्या है, ठीक है, एक थोड़ी सी टेक्निकल डेफिनेशन सुन लो फिर हम इसका मतलब समझेंगे। ये कहता है इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर कैनोनिकली कॉन्जुगेट डायनेमिकल वेरिएबल साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ। साइमल्टेनियसली विद प्रिसीजन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो नई टर्म आई है कैनोनिकल कॉन्जुगेट डायनेमिकल वेरिएबल, ये क्या चीज़ होती है? ठीक है, ये कौन सा पहाड़ आ गया, समझ ही नहीं आया। तो बेसिकली ये वो वेरिएबल्स होते हैं, या ये वो मतलब मान लो जिनका जो कॉम्यूटेटर है, ठीक है, मान लो ए और बी, इनका कॉम्यूटेटर है, ये नॉट इक्वल टू जीरो होते हैं। ठीक है, तो जितनी भी हमारे पास क्वांटिटीज है जिनका जो कॉम्यूटेटर है वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है, उन सारों को हम एक साथ साइमल्टेनियसली, मतलब इन दोनों को एक साथ मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, इसका सबसे फेमस एग्जांपल क्या है? जैसे हमें पता है एक्स पी एक्स, इसका कॉम्यूटेटर अगर किसी ने निकाला हो तो हम इसको लिखते हैं आयोटा एच कट। ठीक है, इसका मतलब ये क्या आ जाता है, इन टर्म्स ऑफ एच कट आ जाता है। इसका मतलब कि हमारी जो एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, पोजीशन, पी एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, मोमेंटम। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि पोजीशन और मोमेंटम को हम एक साथ विद प्रिसीजन मेजर नहीं कर सकते, उसमें क्या आती है, कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी आती है। ठीक है, कुछ ना कुछ क्या आती है हमारे पास, अनसर्टेनिटी आती है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लिखते हैं, जो सबसे फेमस है, आपको पता ही है। ये कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स, ये क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट अपॉन टू। ठीक है, अब यहाँ पर एच कट क्या चीज़ है? एच कट होता है हमारे पास, ये देखो, ये जो एच कट होता है ये होता है एच अपॉन टू पाई। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻34। ठीक है, जूल सेकेंड। अब 2 पाई ऑलमोस्ट 6.6 के इक्वल होता है, तो वो 1 ही बना लेता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आ जाता है। ये जो रिलेशन है ये किसके लिए यूज़ करते हैं? ये बेसिकली हम करते हैं फॉर गाउसियन वेव फंक्शन। ठीक है, गाउसियन वेव फंक्शन, गाउसियन डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, ये टोपी वाला डिस्ट्रीब्यूशन अगर किसी को पता हो तो, कोई भी वेव फंक्शन जो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, टोपी बन जाती है ना, ये हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी। जब मैथमेटिकल फिजिक्स में हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम गाउसियन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो वेव फंक्शन इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जितने भी गाउसियन वेव फंक्शन है वो क्या करते हैं, वो ये वाला हमारा अनसर्टेनिटी लॉ फॉलो करते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा एक और होता है, लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा वाला है। ठीक है, इसके अलावा एक और होता है, वो होता है डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स, या फिर डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स लिखना सही नहीं हो, क्योंकि तो यही कोई भी क्वांटिटी लिख देता हूँ मैं, डेल्टा ए डेल्टा बी। मान लो ये क्या थे, कैनोनिकली कॉन्जुगेट वेरिएबल थे, ये एक फॉलो करेगा एच कट। ठीक है, तो ये कब होएगा, ये अदर देन गाउसियन वेव फंक्शन। अदर देन गाउसियन वेव फंक्शन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, कोई टॉपिक तो नहीं रह गया ना बीच में? हाँ ठीक है, तो देखो अब ये कहता है, अब जो न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं ना उसमें हम ये वाला ही यूज़ करते हैं। ठीक है, हम हमेशा यही यूज़ करेंगे, ये यूज़ नहीं करते तो इसको भूल भी सकते हो। मे भी किसी दिन उसने पूछ लिया कोई एग्ज़ाम वाले ने, तो एटलीस्ट इतना सी चीज़ पता होनी चाहिए हमें। ठीक है, जो हम न्यूमेरिकल्स में है वो ये यूज़ करते हैं। अब देखो, अब ये कहता है कि वो सारी क्वांटिटीज़ जिनकी डायमेंशन एच कट की होती है। ठीक है, ये जो इनके प्रोडक्ट होता है, इसकी डायमेंशन अगर एच की डायमेंशन के इक्वल हो। एच की डायमेंशन क्या होती है, एच की हमारे पास डायमेंशन होती है
ये होनी चाहिए, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली यही होती है, ठीक है। ये डायमेंशन जिनका भी प्रोडक्ट इस डायमेंशन के इक्वल होता है वो सारे के सारे क्या होगा, अनसर्टेनिटी होएगी उनमें, वहां पर क्या होएगी, अनसर्टेनिटी, ठीक है। ये हमारा है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो एक बड़ी फेमस क्वांटिटी है इसी के साथ आती है हमारे पास, वो आती है हमारे पास डेल्टा ई एनर्जी, डेल्टा टी टाइम पीरियड ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट अपॉन 2, ठीक है। ये क्या बताता है हमें, ये हमें बताता है ब्रॉडनिंग ऑफ एनर्जी लेवल, ब्रॉडनिंग ऑफ एनर्जी लेवल, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसको डिटेल में डिस्कस करने से पहले सबसे पहले ये देख लेते हैं कि अनसर्टेनिटी आती कब है, ठीक है। तो एक नोट डाल के लिखो कि अनसर्टेनिटी ऑकर्स, अनसर्टेनिटी ऑकर्स ड्यू टू वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब वो पार्टिकल्स जिनमें उनका वेव नेचर डोमिनेट कर रहा है, सिर्फ वहां पर अनसर्टेनिटी दिखेगी। जो हमारा मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है, मैं हो गया, आप हो गए, कार, बॉल, इन चीज़ों में अनसर्टेनिटी नहीं होती, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वेव नेचर डोमिनेट नहीं करता। अगर इनकी हम अब इनकी वेवलेंथ कैलकुलेट करने जाओ तो आपको पता है कैसे आती है, तो ऐसी इनकी वेवलेंथ नेग्लेजिबल आती है, इनकी अनसर्टेनिटी भी बिल्कुल नेग्लेजिबल आएगी। इसलिए हम क्या है, हमारा पोजीशन और मोमेंटम प्रिसाइजली मेजर कर पाते हैं। तो ये सिर्फ क्वांटम वर्ल्ड पर एप्लीकेबल होती है, ठीक है। ये बेसिकली कहता है कि मान लो कोई एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है अपना बढ़िया, यहाँ पर बनाता हूँ ना आसान भाषा में, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये अपना बढ़िया घूम रहा है ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहते हो कि इस इलेक्ट्रॉन को मेज़र करो, अब आपने इसको मेज़र करोगे तो कैसे मेज़र करोगे, इसकी इन्फॉर्मेशन आप तक कैसे पहुँचेगी। आप इसको मेज़र करने लगोगे तो आप इस पर कुछ लाइट फॉल होएगी, ठीक है, तभी तो आप इसको देख पाओगे। तो जब हमने इसको मेज़र करने गए तो हमने क्या कर दिया, इस इलेक्ट्रॉन की जो स्टेट थी उसको चेंज कर दिया। अब इस इलेक्ट्रॉन की स्टेट चेंज होने की वजह से क्या है कि जब हम इसकी पोजीशन पता लगाने गए तो इस इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम बदल गया, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन का क्या है, मोमेंटम बदल गया। तो जितना आप प्रिसाइज इसका पोजीशन पता लगा पाओगे, मोमेंटम में उतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से देखो बात क्या होती है, ठीक है, ये आप होपफुली समझ रहे होगे ये चीज़ क्या होती है। अब देखो, अब डेल्टा एक्स है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और जो डेल्टा पी एक्स है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अब आपने कह दिया कि मैंने एक क्वांटम पार्टिकल है उसकी बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन पता कर ली। एग्जैक्ट पोजीशन मतलब ये जो डेल्टा एक्स, मतलब डेल्टा अनसर्टेनिटी आई है, ये जीरो हो गई। तो यहाँ पर क्या होगा, हमें पता है डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का प्रोडक्ट क्या है, वो फाइनाइट होना चाहिए, एच कट, ठीक है। अब डेल्टा एक्स अगर जीरो हो गया तो इसको फाइनाइट बनने के लिए डेल्टा एक्स को, पी को, एक्स को क्या होना पड़ेगा, इनफाइनाइट, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा पी एक्स ये क्या चला जाएगा, इनफाइनाइट। और यहीं अगर आपने एक ऐसे कुछ ऐसा कर लिया कि आपको पता लग गया कि जो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मोमेंटम, मतलब मोमेंटम की अनसर्टेनिटी जीरो हो गई, आपको बिल्कुल एग्जैक्ट पता लग गया एक पार्टिकल का मोमेंटम कितना है, तो फिर वही है, इनका प्रोडक्ट तो फाइनाइट होना चाहिए, तो डेल्टा एक्स कहाँ चला जाएगा, इनफाइनाइट, मतलब इसकी अनसर्टेनिटी कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हमेशा क्वांटम वर्ल्ड में आती है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो पूरी की पूरी फिजिक्स का सबसे पावरफुल, ठीक है, सबसे पावरफुल लॉ है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इससे बड़ा पूरी फिजिक्स में कोई भी लॉ नहीं है, ठीक है। तो देखो, अब ये लॉ नहीं है, इसकी हम थोड़ी सी हल्का सी बात कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं। अब देखो, पार्टिकल फिजिक्स आप पढ़ते हो, तो पार्टिकल फिजिक्स में आप कुछ ऐसे पार्टिकल्स पढ़ते हो जो हमारे नेचर में लॉज को फॉलो बिल्कुल नहीं कर रहे, आप उनको वर्चुअल पार्टिकल कहना स्टार्ट कर देते हो। क्यों, क्योंकि आपके सारे कंजर्वेशन लॉज वगैरह सबकी वो धज्जियाँ उड़ा देते हैं। लेकिन वो पार्टिकल फिर भी एग्जिस्ट करते हैं, हमें पता है, ठीक है, क्योंकि हम उनका इफेक्ट देख पा रहे हैं, ठीक है। मैथमेटिकली हमने देख लिया कि हाँ ये चीज़ है, हाइड्रोन कोलाइडर में हमने देख लिया कि हाँ ये चीज़ है। तो वो एग्जिस्ट कैसे कर रहे हैं, वो एग्जिस्ट ऐसे कर रहे हैं कि वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, ठीक है। इसलिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तब भी लगता है जहां पर पूरी की पूरी फिजिक्स फेल हो जाती है। इससे पावरफुल पूरी फिजिक्स में कोई लॉ नहीं है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा चलते हैं। अब देखो, अब हमें पता है मोमेंटम होता है वो क्या होता है, एच बाई लैम्डा,
मोमेंटम को डेरिवेट मारो, इसको भी डेरिवेट करना पड़ेगा। इसका क्या डेरिवेट होएगा, -1/स्क्वायर डी लैम्डा, तो -h/λ² डी लैम्डा। इसी को अनसर्टेनिटी की फॉर्म में लिख दो, डेल्टा पी इज इक्वल टू -h/λ² डेल्टा लैम्डा। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि ये जो डेल्टा पी है ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा लैम्डा की। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो हमारा ये एक्स भाई साहब है, ठीक है, ये जो डेल्टा एक्स है ये भी क्या है, डेल्टा लैम्डा के साथ अनसर्टेनिटी फॉलो करेगा। ठीक है, अब अनसर्टेनिटी में थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, -h/λ² मल्टीप्लाई हो जाएगा तो थोड़े कॉन्स्टेंट्स चेंज हो जाएंगे, लेकिन ये अनसर्टेनिटी रिलेशन ज़रूर फॉलो करेगा। अनसर्टेनिटी रिलेशन का मतलब क्या हुआ कि आपने किसी पार्टिकल की पोजीशन बिल्कुल परफेक्टली पता लगा ली, ठीक है, तो उससे एसोसिएटेड जो उसकी वेवलेंथ थी उसकी अनसर्टेनिटी इनफाइनाइट हो जाएगी। इसी तरह आपने क्या किया, किसी पार्टिकल की जो वेवलेंथ है उसको वो परफेक्ट पता लगा ली तो उसकी अनसर्टेनिटी कितनी हो जाएगी, 0। तो उसकी जो पोजीशन की अनसर्टेनिटी है वो कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। ठीक है, इसका मतलब हमारा इस तरह से थोड़ा बहुत जोड़ तोड़ के अनसर्टेनिटी में हम चीज़ें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये हम न्यूमेरिकल्स में देखेंगे, यहाँ मैंने आपको एक बता दिया क्योंकि आपको आइडिया लग जाए। ठीक है, हम न्यूमेरिकल में हम ये चीज़ यूज़ करेंगे। तो देखो अब हम बात करते हैं इन भाई साहब की, ये क्या है, अब हम कहते हैं कि ये न्यूक्लियस था, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है, ये इसकी और ज़्यादा वाली एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर जो पार्टिकल है वो स्टेबल होता है। स्टेबल होता है मतलब यहाँ पर इनफाइनाइट टाइम तक टिकता है। तो हमें एक अनसर्टेनिटी पता लगी अभी अभी कि डेल्टा ई डेल्टा टी ये क्या होगा, एच कट, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन 2 लगाओ ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कह रहा है कि जो डेल्टा टी ये क्या चला गया, इनफाइनाइट, मतलब डेल्टा ई यहाँ पर क्या होना चाहिए, 0। डेल्टा ई मतलब अनसर्टेनिटी इन एनर्जी। इसका मतलब ये जो ग्राउंड स्टेट है यहाँ पर कोई अनसर्टेनिटी नहीं होएगी। ये ग्राउंड स्टेट क्या होएगी, ये बिल्कुल एक नैरो लाइन होएगी, नैरो लाइन, बिल्कुल प्रिसाइज नैरो लाइन, कोई अनसर्टेनिटी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ज़िंदगी बढ़िया चल रही है। ठीक है, अब हम कहते हैं कि ये जो पार्टिकल है ये इस फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ये रुकता है कुछ 10⁻⁻8 सेकेंड के लिए। ठीक है, इसका मतलब इसका डेल्टा टी क्या हो गया, फाइनाइट। इसका मतलब इसका डेल्टा ई वो भी क्या होगा, फाइनाइट। इसका मतलब इसका जो एनर्जी लेवल है वहां पर अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी है मतलब यहां पर एक फाइन लाइन नहीं मिलेगी, ये किस में मिलेगा, एक रेंज में। ठीक है, तो ये एनर्जी लेवल क्या है, थोड़ा सा रेंज में मिलेगा, ऐसे ये रेंज में मिलेगा ऐसे। ठीक है, तो अब हमें इसकी एनर्जी कैसे किस में मिलेगी, रेंज में। अब इससे अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे नीचे आया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आए नीचे यहाँ से, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में आए, तो वहां पर जो फोटोन होएगा उन फोटोन की जो हमारे पास वेवलेंथ है वो भी किस में मिलेगी, एक रेंज में। परफेक्ट वेवलेंथ नहीं मिलेगी हमें, तो ये चीज़ हमें एक्चुअली ऑब्जर्व होती है। ठीक है, कि जब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स हमें किस में मिलते हैं, एक रेंज में मिलते हैं, एक फोटॉन्स इमिट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो फोटोन इमिट करेगा तो ये फोटोन हमें प्रिसाइज नहीं मिलते बल्कि एक रेंज में मिलते हैं। अब इससे फर्दर एक्साइटेड स्टेट है, यहाँ पर टाइम और ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है, डेल्टा टी क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, ये जो ये वाली है डेल्टा ई क्या हो जाता है, कम, तो यहाँ पर डेल्टा ई क्या हो जाता है, और इंक्रीज। ये वाली लेवल क्या होता है, और ज़्यादा अनसर्टेन होता है ये लेवल। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक ब्रॉडर रेंज में मिलता है। तो ऐसे करते करते जब हम काफ़ी ऊपर चले जाते हैं तो हमें इंटरमिक्सिंग ऑफ लेवल, बाद में हमें एक रेंज सी मिलती है पूरी की पूरी, ऐसे कोई लेवल अलग अलग नहीं मिलते बाद में ऊपर। ठीक है, और ये प्रैक्टिकली हमने देखा है। तो ये चीज़ एक्सप्लेन कौन करता है, ये एक्सप्लेन करता है हमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, यहाँ तक होपफुली आपको चीज़ें क्लियर होएगी।
अब देखो, अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस होती है। ठीक है, ये एप्लीकेशंस बस थोड़ा पता होना चाहिए, अगर कभी ऑप्शंस में आ जाएगी कौन कौन सी एप्लीकेशन होती है, कौन सी नहीं होती। तो सबसे पहले क्या होता है, जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, इसका हम यूज़ करते हैं, यूज टू फाइंड ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ बाउंड सिस्टम। बाउंड सिस्टम क्या होते हैं ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए जैसे हमारे पास हार्मोनिक ऑसिलेटर या फिर हाइड्रोजन एटम, ठीक है, इनका ये जो बाउंड सिस्टम्स होते हैं इनकी हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी पता लगा सकते हैं। सेकंड यूज़ है इसका कि इससे हम ये भी पता लगा सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ फर्स्ट बोहर रेडियस। ठीक है, हम इसका डेरिवेशन नहीं करेंगे, मैं यहाँ पे सारी डेरिवेशंस भी करा सकता हूँ, लेकिन वो हमारे सिलेबस की नहीं है, हमें सिर्फ एप्लीकेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, तीसरी चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड न्यूक्लियस। एक इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बताता है। क्यों नहीं करता वो हमारे काम की बात नहीं है, फिर डेरिवेशंस और बहुत फिजिक्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, एक और चीज़ होती है हमारी, किससे हम कैलकुलेट करते हैं स्पेक्ट्रल विड्थ। स्पेक्ट्रल विड्थ क्या होती है हमारे पास, डेल्टा लैम्डा, मतलब ये वेवलेंथ की रेंज, एंड लाइफ टाइम ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। ठीक है, ये चीज़ हम कहाँ पढ़ेंगे, ये हम पार्टिकल फिजिक्स में पढ़ेंगे, पार्टिकल फिजिक्स। ठीक है, पार्टिकल फिजिक्स में हम ये चीज़ एक्चुअली ड्राइव करेंगे कि कैसे एलिमेंट्री पार्टिकल की हमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से लाइफ टाइम भी पता लग रहा है, विड्थ भी पता लग रही है। ठीक है, तो ये इसकी कुछ एप्लीकेशंस होती है। अब हम क्या कर लेते हैं, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल कर लेते हैं। इसको आप नोट कर लो ना पॉज करके आराम से, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, और हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अगर आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए होंगे तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो देखो, सबसे पहला एग्जांपल, अब ये पूछ रहा है कि एक न्यूट्रॉन है। ठीक है, न्यूट्रॉन, वो उसकी जो स्पीड है वो हमें दी हुई है 5 × 10⁶। ठीक है, तो इसने पूछा है फाइंड अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन का मतलब क्या है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये फाइंड करना है। तो देखो ये कैसे होगा। अब हमें पता है डेल्टा एक्स क्या होता है, एच कट अपॉन 2 डेल्टा पी होता है। ठीक है, अब एच कट अपॉन 2 ये क्या हो जाता है, देखो एच कट क्या होता है 10⁻⁻34, ये तो आ ही गया, अपॉन 2 इंटू डेल्टा पी, मोमेंटम क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी। न्यूट्रॉन का मास कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg के लगभग, और इसकी स्पीड है v, ये दी हुई है 5 × 10⁶ कुछ करके। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये हमारे पास कुछ आ जाएगा 6.5 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, ये क्या आ गई, इसकी अनसर्टेनिटी आ गई। अब इसी तरह एक और एग्जांपल कर लेते हैं। हमें दिया हुआ है एक 50 किलो का बंदा है, 50 kg पर्सन। ठीक है, मूविंग एट 2 मीटर पर सेकेंड, तो उसकी वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड है। फाइंड डेल्टा एक्स, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन फाइंड कर लो। तो उसकी अनसर्टेनिटी क्या होएगी पोजीशन में, डेल्टा एक्स क्या होता है एच कट अपॉन 2 डेल्टा पी, तो यही है 10⁻⁻34। ठीक है, अपॉन 2 इंटू मास कितना है इसका 50, स्पीड कितनी है इसकी 2, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻36 मीटर।
तो आप देख सकते हो कि जब अनसर्टेनिटी की बात करते हैं, ठीक है, ये कौन सा एग्जाम्पल था, ये हमारे पास था माइक्रोस्कोपिक एग्जाम्पल, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक एग्जाम्पल में इसकी अनसर्टेनिटी आती है 10⁻⁻15, ठीक है। ये क्या होता है, ये साइज ऑफ, आपको पता है, न्यूक्लियॉन्स का होता है। तो वहाँ पर ये जो साइज है ये मैटर करता है, ठीक है। न्यूक्लियॉन्स का इसी साइज में हमें न्यूक्लियॉन्स मिलते हैं, तो अनसर्टेनिटी जो क्वांटम वर्ल्ड में होती है वहाँ पर ये चीज़ मैटर करती है। अब हमें रियल लाइफ में एक एग्जांपल लिया, 50 किलो का बंदा 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, अनसर्टेनिटी कितनी मिली है, ये 0.5 इंटू 10⁻⁻36, ये एक ऑर्डर हो गया 10⁻⁻37 मीटर का। अब हमारी जो प्लांक लेंथ होती है वही 10⁻34 के इक्वल होती है, जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल लेंथ है इस यूनिवर्स की। तो ये जो लेंथ है ये एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसका कोई नॉन एग्जिस्टिंग लेंथ है, एक तरह से नॉन एग्जिस्टिंग लेंथ। इसका मतलब क्या है कि रियल लाइफ में अनसर्टेनिटी जो हमारा मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है वहां पर नहीं होती, ठीक है। तो ये कुछ सिंपल एग्जांपल हो गए। अब थोड़े से अच्छे एग्जांपल कर लेते हैं एक दो। देखो, इसमें दिया हुआ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स है जिसकी विड्थ है 10⁻³ सेकेंड, ठीक है। इसने पूछा है फाइंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम क्या हो गया, डेल्टा पी फाइंड करना है, ठीक है। तो बेसिकली हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पर दिया हुआ है डेल्टा टी, टाइम में अनसर्टेनिटी दी हुई है 10⁻³ सेकेंड, और उसने मोमेंटम में पूछ ली। अब दिक्कत क्या है, हमने तो टाइम की एनर्जी के साथ पढ़ी है, मोमेंटम की पोजीशन के साथ पढ़ी है, तो क्या करें, ठीक है। तो मैंने अभी अभी सिखाया था कि हम रिलेशंस भी यूज़ कर सकते हैं। तो मोमेंटम यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी के साथ इसका अनसर्टेनिटी होती है, तो क्या एनर्जी और मोमेंटम में कोई रिलेशन होता है, बिल्कुल होता है। वो रिलेशन क्या होता है हमारा, एनर्जी और मोमेंटम में जो रिलेशन होता है। अब देखो एक खास बात क्या होती है, अब यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स दी हुई है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स मतलब वेव है, वेव का मास तो होता नहीं है, तो उसकी जो एनर्जी लिखते हैं हम, ठीक है, वो क्या लिखते हैं, मासलेस की, वो लिखते हैं पीसी। ये चीज़ आपको पता होगी। और जो मास वाले पार्टिकल होते हैं उसकी एनर्जी कैसे लिखते हैं हम, p²/2m। ये डिफरेंस तो आपको पता ही है, ठीक है। और टोटल एनर्जी की बात करें तो +m0c² भी कर देते हैं, ठीक है। ये इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो जो मासलेस पार्टिकल्स होते हैं उसकी एनर्जी और मोमेंटम हम ऐसे लिखते हैं, और जो मास वाले पार्टिकल होते हैं उनकी एनर्जी और मोमेंटम हम ऐसे लिखते हैं। ये चीज़ें आपको पता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स दी हो, इसका मतलब वो मासलेस है। अब E = PC है, तो डेल्टा E क्या हो गया, डेल्टा E = डेल्टा P × C। तो यहाँ से जो डेल्टा E है उसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं हम, डेल्टा E डेल्टा T को किससे रिप्लेस कर सकते हैं हम डेल्टा P डेल्टा T × C। और ये किस ऑर्डर में होना चाहिए, ये होना चाहिए h/2 के ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा, यहाँ से पता लगा कि डेल्टा P क्या हो गया, h/2c डेल्टा T। h कट कितना होता है 10⁻⁻34, ठीक है। 2 × c कितना होता है 3 × 10⁸, और डेल्टा T कितना दिया हुआ है हमें 10⁻³ दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि जो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आई, वो अनसर्टेनिटी कितनी थी, वो कुछ थी हमारे पास 1.76 × 10⁻⁻40, ठीक है। ये क्या आई हमारे पास अनसर्टेनिटी। तो इसको पॉज करके नोट करो, फिर हम लास्ट एग्जांपल करते हैं। ये लास्ट वाला एग्जांपल थोड़ा सा अच्छे लेवल का है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अभी ये जो हमने अनसर्टेनिटी लिखी थी डेल्टा x डेल्टा px, ये अनसर्टेनिटी हमने किस में लिखी थी, ये 1 डायमेंशन में लिखी थी, ठीक है। इसी तरह से हमारा डेल्टा y डेल्टा py भी होता है, इसी तरह से हमारा डेल्टा z डेल्टा pz भी होता है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि x px क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं, ठीक है। x px क्या करते हैं, कम्यूट। इसी तरह से y py क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं। अगर ये किसी को नहीं पता तो हम आगे वाले लेक्चर्स में ये भी देखेंगे, ठीक है। एक बार बस देख लो, जेड पी जेड ये क्या करते हैं, ये भी कम्प्यूट करते हैं। तो यहाँ पर भी अनसर्टेनिटी है, यहाँ पर भी अनसर्टेनिटी है, यहाँ पर भी। तो इनको एक साथ लिख दो तो 3 डायमेंशनल अनसर्टेनिटी भी आ जाती है।
तो एक बात होती है, अब किसी ने क्वेश्चन ऐसे दे दिया कि उसने कह दिया कि हमारे पास डेल्टा एक्स की अनसर्टेनिटी दे दी, मान लो कुछ फाइनाइट नंबर दे दी, कुछ 10⁻⁻14 मीटर दे दी मान लो, ठीक है। तो उसने कहा फाइंड डेल्टा पी वाई। तो आप भागे भागे जाओगे, डेल्टा पी वाई का अनसर्टेनिटी रिलेशन में लगाओगे, कुछ ना कुछ आपके पास डेल्टा पी वाई की वैल्यू आ जाएगी, और फर्स्ट ऑप्शन में देखोगे जो आपने वैल्यू निकाली वो वहाँ पर पड़ी है, फिर कुछ सेकंड ऑप्शन होएगा, फिर कुछ थर्ड ऑप्शन होएगा, और फिर फोर्थ ऑप्शन में कुछ लिखा होगा नॉट डिफाइंड या फिर कैंट फिगर आउट, ठीक है, कैंट फिगर। तो आप क्या करोगे, आपने तो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आपको पता है फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर है, तो आपने टिक कर दिया। तो दिक्कत क्या है कि जो आप अनसर्टेनिटी रिलेशन लगा रहे हो वो डेल्टा एक्स का हमेशा डेल्टा पी एक्स के साथ लगेगा, ठीक है। डेल्टा एक्स का डेल्टा पी वाई के साथ कोई अनसर्टेनिटी रिलेशन नहीं होता, तो हम वहाँ पर कैंट फिगर ये ऑप्शन टिक करके आना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ऐसे वाली गलती मत करके आना, ठीक है। इस तरह का एक क्वेश्चन आया था कि मान लो ये स्लिट आपने लगाई हुई है, अब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस स्लिट में आया आपने इसकी पोजीशन नोट कर ली, तो यहां पर क्या है, आपको इस इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन पता लग गई, ठीक है, इस स्लिट के बीच में। तो उसने पूछ लिया, वहां पर पूछ लिया था कि डेल्टा पी वाई क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। ये इलेक्ट्रॉन किस में ट्रैवल कर रहा था, एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा था, ठीक है। उसने बताया नहीं वो एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, शाना बहुत था, उसने बस ये एक्स ऐसे बना के छोड़ दिया और इधर ऐसे वाई बना के छोड़ दिया, और उसने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन था कि अब देखो हमें पता है इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन पता लग गई, मतलब डेल्टा एक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, अनसर्टेनिटी जीरो होगी, इसका मतलब डेल्टा पी एक्स कितना होना चाहिए, वो इन्फिनिटी होना चाहिए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन था इन्फिनिटी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन कुछ होगा, तीसरा ऑप्शन कुछ होगा, चौथा ऑप्शन था कैंट फिगर, ठीक है। तो कुछ समझदार लोग थे, उन्होंने ये इन्फिनिटी टिक कर दिया। अब बात ये है कि इन्फिनिटी तो ये डेल्टा पी एक्स के लिए होगा ना, क्योंकि वो एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा था, डेल्टा पी वाई का तो कुछ होएगा ही नहीं। तो इस तरह के ऑप्शन टिक करके आने हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, मेरे को याद नहीं, शायद IIT जैम में आया था, कहाँ पर आया था, ठीक है। और इस तरह के एक PGT में भी मैंने एक दो क्वेश्चन देखे हुए हैं इस तरह के, NVS पता नहीं KVS, इन दोनों में से किसी एक एग्जाम में आया होगा, ठीक है। तो इन इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान रखना आप। बाकी अगर किसी को ये कॉम्यूटेटर्स नहीं पता तो अभी 2-3 लेक्चर बाद हम कॉम्यूटेटर पढ़ेंगे, वहां समझ आ जाएगा। अब आगे चलते हैं, एक लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा एग्जांपल है। अब एग्जांपल है कि एक पार्टिकल है, एक स्फेरिकल रीजन में कन्फाइंड है, एक स्फेरिकल रीजन है जिसका रेडियस r है, इसके अंदर हमारा पार्टिकल कन्फाइंड है, ठीक है। और इस स्फेरिकल रीजन में जो हमारा डेल्टा पी है, ठीक है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है, उसकी वैल्यू है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, पर सी स्क्वायर नहीं सी, ये उसने दी हुई है, ठीक है। तो इसने कहा है फाइंड डेल्टा आर, ठीक है। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, तो अब हमें पता है डेल्टा पी डेल्टा आर जो स्फेरिकल रीजन का बनेगा वो क्या होएगा, h/2 होएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो डेल्टा आर है वो क्या बन जाएगा, वो h कट कितना होता है 10⁻⁻34, ठीक है, अपॉन 2 इंटू डेल्टा पी की क्या दिया हुआ है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी। इसका क्या काम हुआ, अब लोग तो क्या करेंगे, बस इतने को सॉल्व कराएंगे, डेल्टा आर में अनसर्टेनिटी आगे नहीं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा कितना होता है, मेगा होता है 10⁻6, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाई सी क्या है यहाँ पर, तो ऊपर चला जाएगा इंटू 3 इंटू 10⁸, सारी चीज़ें रखनी है वहाँ पर, ठीक है, ये वाली गलती नहीं करनी। तो इसको कुछ सॉल्व करोगे तो आपका कुछ आंसर आ जाएगा 0.6 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो वहाँ पर ध्यान से देख लेना कि उसने 200 दिया हुआ है, 200 के साथ कुछ चीज़ें भी दी हुई है, तो अगर कुछ चीज़ें दी हुई है तो उसकी वैल्यू आपको लगानी है, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस के लिए अच्छे क्वेश्चन चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक होएगा, या तो हमारी वेबसाइट का लिंक होएगा या टेलीग्राम ग्रुप का, ठीक है। जब तक वेबसाइट नहीं मिल रही टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होएगा। तो अगर आपको प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन करने हैं, आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो वो सारी चीज़ें टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगी। लेक्चर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और हम यहाँ पर क्या है, पूरा सिलेबस कवर करेंगे सभी सब्जेक्ट का, ठीक है। किसी भी पीजीटी टीजीटी के लिए कवर करेंगे, और सारे फिजिक्स कंपटीशन एग्जाम्स के लिए भी सिलेबस तो सेम ही है। तो उसके अगर आपको सारे हमारी प्लेलिस्ट देखनी है तो उसके लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।